हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में अगेन कंटिन्यू करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग का यूनिट 4 का वन शॉट लेक्चर। राइट, आज के इस लेक्चर में रिसोर्स मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी इन क्लाउड, ये यूनिट 100% फिनिश हो जाएगी। ठीक है, देखो ऑलरेडी हमने चैनल पे यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड का कंप्लीट वन शॉट कवर कर लिया है। जाके आप प्लेलिस्ट को एक्सेस करके देख सकते हो। अगर नहीं पता है तो जाके आप एआई का भी वहाँ पे प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। बहुत ईजी एक्सप्लेनेशन में वहाँ पे सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। ठीक है, और चलो आज के इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे यूनिट 4 रिसोर्स मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी इन क्लाउड। देखो सीक्वेंस अगर देखोगे तो बहुत अच्छे सारी चीज समझ में आएगी। यूनिट फर्स्ट में क्या देख लिया था, क्लाउड कंप्यूटिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, फिर क्लाउड इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में हमने पढ़ा। वर्चुअलाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। देन उसके बाद हमने क्लाउड आर्किटेक्चर के बारे में और क्लाउड सर्विसेज के बारे में, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट, हाइब्रिड, कम्युनिटी, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, वो सब देखा। राइट, और क्लाउड सर्विसेज मॉडल्स, IaaS करके, और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज, ये सब बहुत अच्छे से हमने देख लिया है। अब देखो, अगर प्रीवियस यूनिट को देखे रहोगे ना, जैसे यहाँ पे देखो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज वही टॉपिक आ गया, तो वो रिपीट ऑब्वियस मैं करने वाला नहीं हूँ। तो चीज़ें आई होप आपने प्रीवियस यूनिट को देखा है, चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, बाकी इसमें हमें रिसोर्स मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी के बारे में पढ़ना है कि भैया क्लाउड में रिसोर्स कैसे मैनेज हो रहा होता है इफिशिएंटली, और उसमें सिक्योरिटी का क्या सीन है। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट टाइम देख रहे हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करना। राइट, 85% से भी ज़्यादा लोग, मैं एनालिटिक्स देख रहा था, बट देखते हो पता नहीं क्यों सब्सक्राइब नहीं करते। राइट, बट फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना एक प्यारा सा लास्ट में, अगर चीज़ें आपको समझ में आती है देन। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड नोट्स हाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब मिल जाते हैं, जस्ट आपको डाउनलोड करना है। अगर कुछ भी इश्यूज आता है देन वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है व्हाट्सएप का, वो उस पर आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। ठीक है, अभी बात करते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी इन क्लाउड। ये यहाँ पे टॉपिक्स देख लो, इसमें काफी सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला ही टॉपिक हमारे पास यहाँ पे आ जाता है हमेशा की तरह, स्टार्टिंग से बहुत अच्छे स्टार्ट करते हैं कि भैया रिसोर्स मैनेजमेंट, यूनिट का नाम है रिसोर्स मैनेजमेंट इन एंड सिक्योरिटी इन क्लाउड। पहले पता तो होना चाहिए ना, रिसोर्स क्या है, मैनेजमेंट क्या है, फिर रिसोर्स मैनेजमेंट का क्लाउड में क्या मतलब है, देन आगे हम प्रोसीड कर सकते हैं। तो क्या होता है रिसोर्सेस का मतलब, तो आपको आई थिंक पता ही है रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है। रिसोर्सेस मतलब कुछ ऐसी चीज जो बिल्कुल जो यूज हो रही हो, लाइक आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज, वो एक रिसोर्स हो जाएगा। ठीक है, फोल्डर्स, फाइल्स, ये सब आपके रिसोर्स होते हैं, और इन्हीं रिसोर्स को मैनेज मैनेज करना बेसिकली रिसोर्स मैनेजमेंट हो जाएगा। अब हम क्लाउड पढ़ रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ रहे हैं, तो क्लाउड में रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब यहाँ पे होता है, देखो लिखा ही इन क्लाउड रिसोर्सेज, जैसे कि आपका सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज, बैंडविड्थ, एप्लीकेशन, यही सब आपका रिसोर्सेज होता है। सो रिसोर्स मैनेजमेंट मीन्स डिस्ट्रीब्यूट करना, कंट्रोल करना, मॉनिटर करना इन्हीं सारे रिसोर्सेज को, ताकि ये वेस्ट ना हो। बस यही मतलब होता है। कुछ ऐसा तरीका, कुछ ऐसा मैनेजमेंट हम करें ताकि हमारे ये जो रिसोर्सेज होते हैं, मेमोरी कोई मतलब सस्ती चीज नहीं होती, बहुत महंगी मतलब मेमोरी मिलती है। ठीक है, और सीपीयू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बैंडविड्थ काफी तो इसका मतलब वेस्टेज ना हो, इसी वजह से हम रिसोर्स मैनेजमेंट क्लाउड में करते हैं। एग्जाम्पल समझना है, देखो, इफ 100 स्टूडेंट यूजेस गूगल ड्राइव एट द सेम टाइम, गूगल मस्ट मैनेज इट स्टोरेज सर्वर सो दैट एवरीवन गेट स्मूथ सर्विसेज। 100 क्या, 100,000 पीपल्स भी अगर गूगल ड्राइव को एट द सेम टाइम यूज करते हैं, तो उनका रिसोर्स मैनेजमेंट इस तरीके से इतना अच्छा किया हुआ है कि कभी आपको एक्सपीरियंस को लेकर के कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होती है। तो दिस इज व्हाट, यही है रिसोर्स को सही से मैनेज किया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई गूगल ड्राइव ओपन किया था और सिंपल ओपन कर रहा होगा, तो फिर सिंपल बात है, उसका सारा स्टोर जो भी स्टोर अपने स्टोरेज को तो वो देख ही पाएगा, जो भी डेटा उसने स्टोर किया है। और गूगल ड्राइव को उसने क्लोज कर दिया और रिसोर्स आपका क्लोज ही नहीं हुआ, तो रिसोर्स आपका वेस्ट हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बस यही होता है रिसोर्स मैनेजमेंट इन द क्लाउड का मतलब। ठीक है, अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है एग्जैक्टली व्हाट इज इंटर क्लाउड रिसोर्स मैनेजमेंट, यहाँ से हमारा एग्जैक्टली यूनिट स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे समझते हैं पहले इंटर क्लाउड का मतलब क्या होता है। देखो, इंटर क्लाउड का मतलब होता है बिटवीन मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर्स। समझ पा रहे हो, इंटर क्लाउड का मतलब होता है बिटवीन मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर्स। मतलब मल्टीपल जो क्लाउड प्रोवाइडर्स है ना, उनके बीच रिसोर्स मैनेजमेंट करना ही हमारे पास क्या होता है, इंटर क्लाउड रिसोर्स मैनेजमेंट। बस कंपनीज डोंट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन जस्ट वन क्लाउड लाइक एडब्ल्यूएस, दे मे यूज एडब्ल्यूएस प्लस एज्योर प्लस गूगल क्लाउड्स टुगेदर। तो वही लिखा हुआ है कि कंपनीज को डिपेंड नहीं करते किसी एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर। वो दे मे यूज अलग अलग वो सर्विस प्रोवाइडर को यूज कर रहे होते हैं। सो इंटर क्लाउड रिसोर्स मैनेजमेंट
इज इक्वल टू मैनेजिंग एंड शेयरिंग रिसोर्सेज अक्रॉस डिफरेंट क्लाउड प्रोवाइडर। जैसे मान लेते हैं AWS है, एज्योर है, गूगल क्लाउड है, तो कंपनीज तो जैसे पहले ही हमने देख लिया, थर्ड में सब बताया था आपको, ठीक है, कि एक पे डिपेंड नहीं करता है कोई, मतलब ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी की एक ही और मतलब सर्विस प्रोवाइडर पे डिपेंड कर रहा हो, तो इनके पास डिफरेंट डिफरेंट प्रोवाइडर्स मतलब होते हैं, ठीक है, तो उनके बीच में रिसोर्स को मैनेज करने का काम यही कहलाता है आपका क्या, इंटर क्लाउड रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ऊपर ही बताया था इंटर क्लाउड मतलब बिटवीन मल्टीपल, मतलब क्लाउड प्रोवाइडर के बीच में क्या रिसोर्स मैनेज करना, ठीक है, बस यही होता है। लाइक नेटफ्लिक्स यूज करता है, मान लेते हैं AWS फॉर स्टोरेज प्लस गूगल क्लाउड फॉर एनालिटिक्स, दे मस्ट मैनेज रिसोर्सेज अक्रॉस बोथ टू कीप सर्विस रनिंग स्मूथली, राइट। तो ये होता है आपका क्या, इंटर क्लाउड रिसोर्स मैनेजमेंट। नाउ व्हाई इज इट नीडेड, राइट, क्यों जरूरत है, राइट, रिसोर्स मैनेजमेंट की या इंटर क्लाउड रिसोर्स मैनेजमेंट की। अगर नहीं करोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो आएगी आएगी, परफॉर्मेंस तो पूरा बेकार हो ही जाएगा, ठीक है। हाई डिमांड हैंडलिंग यहाँ पे है, बेसिकली इफ वन क्लाउड रन्स आउट ऑफ रिसोर्सेज अनदर क्लाउड कैन प्रोवाइड देम, यही होता है, ठीक है। जो डेटा होता है अगर एक पे डिपेंड वहां पे अगर हो गया, मतलब ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी, तो मान लेते हैं वो आउट ऑफ सर्विसेज, आउट ऑफ रिसोर्सेज कुछ टाइम के लिए वो आपका क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर आपका चला जाता है, देन फिर डेटा आपका अनअवेलेबल हो जाएगा फॉर द यूजर, राइट। तो यही होता है, कहने का मतलब है कि इंटर क्लाउड रिसोर्स मैनेजमेंट से क्या होता है कि हाई डिमांड यहाँ पे हैंडल हो रहा होता है, इफ वन क्लाउड रन्स आउट ऑफ रिसोर्सेज अनदर क्लाउड कैन प्रोवाइड देम। सो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन भी यहाँ पे है, डिफरेंट क्लाउड्स हैव डिफरेंट प्राइजेस, ओके, कंपनीज चूज द बेस्ट एंड चीपेस्ट ऑप्शंस फॉर आर रिसोर्सेज, ठीक है। बेटर परफॉर्मेंस होता है, यूजर गेट सर्विसेज फ्रॉम द नियरेस्ट क्लाउड सर्वर फॉर द फास्टर स्पीड। अलग अलग वहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर वहाँ पे यूज किया जाता है, और अलग अलग वहाँ पे बोल सकते हो रीजन भी वहाँ पे होते हैं कि नियरेस्ट जो क्लाउड सर्वर होता है किसी यूजर्स के पास, तो उससे उसको डेटा वहाँ पे उसको रिट्रीव हो जाता है, मिल जाता है, तो इससे परफॉर्मेंस काफी इंक्रीज हो जाता है। अवॉइड वेंडर लॉक इन, कंपनीज डोंट डिपेंड ओनली ऑन वन प्रोवाइडर, यूनिट थर्ड में ही बताया था इसके बारे में। बिजनेस continuity, if AWS has downtime, resources from Azure और Google Cloud can be used, राइट। मान लेते हैं AWS का भी डाउन टाइम चल रहा है बेसिकली, तो Azure एंड Google, क्योंकि कंपनी एक पे डिपेंड तो कर नहीं रही है, मल्टीपल पे कर रही है, राइट, मल्टीपल रिसोर्स को यूज कर रही है, तो अगर AWS का जो रिसोर्सेज है वो आउट ऑफ रिसोर्सेज कुछ टाइम के लिए हो जाता है, तो सर्विसेज रुक नहीं जाएगी, राइट। Azure अदर जो वहाँ पे प्रोवाइडर्स हैं उनका वहाँ पे सर्विसेज वहाँ पे यूज हो जाएगा विदाउट एनी इंटरप्शन, ओके। फ्लेक्सिबल एंड स्केलेबिलिटी तो होती ही होती है, राइट, इंक्रीज करना डिक्रीज करना अकॉर्डिंग टू आवर डिमांड, राइट। तो ये है हमारे पास कि इसकी ज़रूरत क्यों है, राइट। बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट्स तो है ही, रिलायबल है, कॉस्ट सेविंग है, ग्लोबल एक्सेस, इंप्रूव सिक्योरिटी। अब इसमें मैं आपको क्या ही लाइन टू लाइन आपको पढ़ूं, ये नोट्स आपके पास रहेगा, रीड करना प्लीज। और बस ये आपका बेनिफिट है, रिलायबल, कॉस्ट, पॉइंट याद रखना है आपको भी, यहाँ पे रटने नहीं बैठ जाना है। ग्लोबल एक्सेस, इंप्रूव सिक्योरिटी, एफिशिएंट रिसोर्स यूजेस यहाँ पे होता है, तो ये सब बेनिफिट्स तो होते ही होते हैं, और भी लिख सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल अगर एनोलॉजी, इसका एनोलॉजी अगर देखें, जैसे भूलो ना, राइट। सो थिंक ऑफ, इसको सोचो इंटर क्लाउड रिसोर्स मैनेजमेंट को लाइक यूजिंग मल्टीपल फूड डिलीवरी एप्लीकेशन, ये वही हो गया, राइट। जैसे आप, ऐसा नहीं है कि आप अगर आपको कुछ ऑर्डर करना है तो आप स्विगी को ही यूज करोगे और किसी को यूज नहीं करोगे। मान लो स्विगी को आप ओपन कर रहे हो, स्विगी का एप्लीकेशन अपडेट में है या नहीं ओपन हो रहा है, तो जोमेटो यूज कर लो आप, ठीक है, वहां से सर्विसेज यूज कर लो, ठीक है। तो बस यही है, इफ स्विगी हैज नो रेस्टोरेंट ओपन और आउट ऑफ सर्विसेज, देन यू कैन ऑर्डर फ्रॉम जोमेटो, समझ पा रहे हो। तो बस यही होता है आपका क्या, इंटर क्लाउड रिसोर्स मैनेजमेंट, सर्विसेज रुकनी नहीं चाहिए, राइट। तो ये होता है आपका, यहाँ पे हमने बेनिफिट इसका देख लिया और इसका नीड देख लिया और कुछ एनालॉजी हमने यहाँ पे समझ लिया। नाउ अब समझते हैं टाइप्स, समझते हैं टाइप्स ऑफ इंटर क्लाउड रिसोर्स मैनेजमेंट। इंटर क्लाउड रिसोर्स मैनेजमेंट के कितने टाइप्स होते हैं, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ इंटर क्लाउड रिसोर्स मैनेजमेंट। द फर्स्ट वन इज फेडरेशन क्लाउड्स। फेडरेशन क्लाउड क्या होता है, देखो, फेडरेशन क्लाउड में क्या होता है ना, बहुत सारे जो क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं ना, वो एग्री होते हैं आपस में काम करने के लिए, वो अपने रिसोर्सेज को लाइक स्टोरेज या जो बैंडविड्थ या जो भी होता है उसको क्या करते हैं, शेयर कर रहे होते हैं। बेसिकली यू कैन अंडरस्टैंड, इट इज लाइक अ टीम वर्क ऑफ द क्लाउड प्रोवाइडर, राइट। AWS का हो गया,
इंटीग्रेट करने का वहाँ पे ऑप्शन दिया होता है, लाइक AWS, एज्योर, डिफरेंट डिफरेंट जो भी कंपनी प्रोवाइडर यूज कर रही है उन सबको आपस में इंटीग्रेट करके एक साथ भी उनको यूज किया सकता है। और ऐसा पॉसिबल होता है, फेडरेशन क्लाउड यही होता है बेसिकली कि मैनी, यहाँ पे देखो लिखा भी है, मैनी क्लाउड प्रोवाइडर्स एग्री करते हैं टू वर्क टुगेदर। ऐसा नहीं कोई कंपनी AWS यूज कर रहा है तो वो कंपनी अब एज्योर यूज नहीं कर सकता, नहीं ऐसा नहीं है, राइट। तो मैनी क्लाउड प्रोवाइडर एग्री टू वर्क्स टुगेदर, दे शेयर देयर रिसोर्सेज, स्टोरेज, कंप्यूटिंग बैंडविड्थ, राइट। सो बेसिकली वो शेयर कर सकते हैं, कहने का मतलब है इट इज लाइक अ टीम वर्क ऑफ क्लाउड प्रोवाइडर। सपोज करिए, एग्जांपल से 100% क्लियर हो जाएगा। सपोज करिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इट्स ओन प्राइवेट क्लाउड, राइट। इट कैन ज्वाइन विद अनदर स्टेट गवर्नमेंट्स क्लाउड, सो बोथ कैन शेयर रिसोर्सेज, डेटा, एप्लीकेशंस एंड स्टोरेज, यस। सो यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च सेंटर्स आल्सो यूज फेडरेटेड क्लाउड टू शेयर कंप्यूटिंग पावर्स, ठीक है। तो रिसर्च सेंटर में ये आपका यूज होता है फेडरेशन जो क्लाउड होता है। की पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर, क्लाउड प्रोवाइडर प्रोवाइडर्स बेसिकली की पॉइंट जो आपका होता है फेडरेशन क्लाउड का, क्लाउड प्रोवाइडर्स कॉपरेट रिसोर्सेज आर ओपनली एक्सचेंज हो सकता है, यूज्ड बाय गवर्नमेंट्स, एनजीओज एंड यूनिवर्सिटीज, रिसर्च सेंटर्स में यूज होता है। प्राइवेट क्लाउड में आपका ये फेडरेशन क्लाउड यूज होता है। फेडरेशन क्लाउड इज नथिंग बट सिंपल, ये बताता है कि मैनी क्लाउड प्रोवाइडर्स वो आपस में काम कर सकते हैं, मतलब कि मैनी क्लाउड प्रोवाइडर्स एग्री टू वर्क टुगेदर, दे कैन शेयर देयर रिसोर्सेज बिटवीन द प्रोवाइडर्स, राइट। तो ये होता है हमारे पास फेडरेशन क्लाउड। दूसरा हमारे पास होता है मल्टी क्लाउड, और ये मल्टी क्लाउड तो मैंने आपको बताया था यूनिट 3 में ही था, राइट, जिसमें हम पढ़ रहे थे आई थिंक क्लाउड डिप्लॉयमेंट्स मॉडल के अंदर ये था, जिसमें पब्लिक, प्राइवेट, कम्युनिटी, देन मल्टी था वहाँ पे, ठीक है। तो वही है, यहाँ पे कुछ नया नहीं आ जाएगा। मल्टी क्लाउड का मतलब है वही कि कोई एक कंपनी है, किसी एक क्या एक किसी प्रोवाइडर पे डिपेंड नहीं कर रही है, मल्टी क्लाउड सर्विसेज को यूज करता है, मल्टी क्लाउड प्रोवाइडर को वहां पे यूज कर रहा होता है। लिखा भी यहाँ पे वही है, वन कंपनी और क्लाइंट यूजेस मैनी डिफरेंट क्लाउड्स, लाइक ये सारी चीजें हैं, बट हियर क्लाउड प्रोवाइडर डू नॉट कॉपरेट विद ईच अदर, राइट। देखो फेडरेशन क्लाउड में क्या होता है, अलग अलग तो वहां पे कंपनी प्रोवाइडर्स यूज कर ही रहे होते हैं, क्लाउड्स को यूज कर ही रहे होते हैं, वो आपस में शेयर भी कर सकते हैं रिसोर्सेज को, बोल सकते हो वो आपस में काम कर सकते हैं, कैन वर्क टुगेदर, राइट। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे वन कंपनी और क्लाइंट डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड्स को यूज करते हैं, बट यहाँ पे क्लाउड प्रोवाइडर्स जो होते हैं वो डू नॉट कॉपरेट विद ईच अदर, द क्लाइंट मस्ट मैनेज रिसोर्सेज बिटवीन देम। यहाँ पे यूजर क्या करेगा, मैनेज करेगा रिसोर्सेज को उनके बीच में। एग्जाम्पल देखो, जैसे नेटफ्लिक्स यूजेस AWS फॉर वीडियो स्ट्रीमिंग, जैसे मान लेते हैं वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए नेटफ्लिक्स जो है AWS यूज कर रहा है, और गूगल क्लाउड यूज कर रहा है एनालिटिक्स के लिए, एज्योर यूज कर रहा है फॉर AI के लिए, बट AWS एंड गूगल्स आर नॉट वर्किंग टुगेदर, राइट। ये दोनों तो आपस में नहीं काम कर रहे हैं। सो ये नेटफ्लिक्स इसे खुद से मैनेज करेगा बेसिकली इस रिसोर्सेज को, ताकि सर्विसेज आपकी स्टॉप ना हो। अच्छा, तो की पॉइंट्स इसमें भी है, आपको याद रखना है, प्रोवाइडर्स डू नॉट शेयर रिसोर्सेज वॉलेंटरली, मतलब इसमें रिसोर्सेज को मतलब कि प्रोवाइडर मतलब खुद से शेयर नहीं कर सकते, यहाँ पे यूजर्स क्या करेगा, मैनेज करेगा बेसिकली, जो जैसे नेटफ्लिक्स जो भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन उसको यूज कर रहा है। और मिक्स होता है बेसिकली पब्लिक प्राइवेट का, ये आपका जो मल्टी क्लाउड होता है, पॉपुलर फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, बैकअप एंड कॉस्ट सेविंग, ओके। सो ये होता है हमारे पास, हमने देख लिया यहाँ पे मल्टी क्लाउड, राइट। टाइप्स देख रहे थे हम यहाँ पे, इंटर क्लाउड रिसोर्स मैनेजमेंट का, फेडरेशन क्लाउड, दूसरा मल्टी क्लाउड। नाउ यहाँ पे समझते हैं कि देखो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, आएगा तो ठीक है एग्जाम में डिटेल से 7 मार्क्स में, कि क्या होता है आपका इंटर क्लाउड रिसोर्स मैनेजमेंट, इसके टाइप्स भी पूछ लेगा, और ये कैसे काम करता है, इसकी वर्किंग बताइए, पूछा जा सकता है, या खाली इसकी वर्किंग ही आ जाए, राइट। तो सब कुछ यहाँ पे मेंशन है, और ये इंपॉर्टेंट है, राइट, इसको मार्क कर लेना, इंटर क्लाउड रिसोर्स मैनेजमेंट जो हम पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे देखो ये दो तरीके से पूछा जा सकता है, आपसे पूछे हाउ इंटर क्लाउड आर्किटेक्चर बेसिकली ये आपका कैसे काम करता है, राइट, ये कैसे काम करता है, तब भी आपको ये सेम चीज बताना है। या अगर आपसे पूछा जाए टोपोलॉजीज इन इंटर क्लाउड आर्किटेक्चर, क्या क्या टोपोलॉजीज यूज होती हैं इंटर क्लाउड आर्किटेक्चर में, वो आपको बताना है। पहली चीज तो है टोपोलॉजी का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, राइट। टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है, टोपोलॉजी का मतलब होता है किसी भी चीज का एक सही तरीके से अरेंजमेंट, राइट। तो जैसे आपने कंप्यूटर नेटवर्क में आई थिंक पढ़ा होगा बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, तो यही होता है। जैसे आपके क्लासरूम में बात करें ना, किसी भी चीज़ का यहाँ पे ऐसा ही नहीं खाली नेटवर्क का ही यहाँ पे टोपोलॉजी है, किसी का भी मैं एक टोपोलॉजी वर्ड आपको समझा रहा हूँ। जैसे क्लास में आपका जो
डेस्क डेस्क होता है बेसिकली, जो बेंच होता है, ठीक है, वो एक लाइन में देखो क्या होता है, अरेंज होता है, दिस इज व्हाट, वो बेंच टोपोलॉजी आप बोल सकते हो, डेस्क टोपोलॉजी बोल सकते हो, एक किसी तरीके से उसका अरेंजमेंट किया गया है, बस उसी को हम टोपोलॉजी बोलते हैं। तो वही लिखा हुआ है इंटर क्लाउड आर्किटेक्चर में टोपोलॉजी का क्या सीन है, राइट, या बोल सकते हो कैसे ये काम करता है, इसे समझते हैं। तो देयर आर 4 मेन टाइप्स, 4 टाइप्स यहाँ पे है। पहला हमारे पास है पीयर टू पीयर इंटर क्लाउड फेडरेशन। यहाँ पे क्या है, पीयर टू पीयर इंटर क्लाउड फेडरेशन। इसमें क्या होता है ना कि जो क्लाउड होते हैं, लाइक क्लाउड ए बी सी या डायग्राम में देखो, ये आपस में ना डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, लाइक नाम से क्लियर हो रहा है, पीयर टू पीयर इंटर क्लाउड आर्किटेक्चर और फेडरेशन। मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, एक क्लाउड दूसरे क्लाउड से डायरेक्टली इंटरेक्ट करेगा, दे नेगोशिएट एंड शेयर रिसोर्सेज विदाउट एनी मिडिल मैन। या डायरेक्टली क्लाउड ए क्लाउड बी को डेटा सेंड कर पाएगा, बी सी को, सी ए को। तो यही होता है। समटाइम्स दे यूजेस अ स्मॉल डायरेक्टरी ब्रोकर जस्ट टू फाइंड अदर क्लाउड्स। मोस्टली ये आपका क्या है, डायरेक्टली कम्युनिकेशन आपको याद रखना है। पीयर टू पीयर इंटर क्लाउड फेडरेशन में क्लाउड डायरेक्टली क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है विद अनदर क्लाउड, राइट। सो डायरेक्टली विद ईच अदर ये कम्युनिकेट कर रहे हैं। सो जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया है, 2 यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ए यूनिवर्सिटी, समझ में आ गया होगा इसमें एग्जांपल क्या पढ़ना, मतलब डायरेक्टली यहाँ पे कम्युनिकेशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। सो की आइडिया बस यही है, डायरेक्ट क्लाउड टू क्लाउड फ्रेंडशिप यहाँ पे है, एक क्लाउड का दूसरे क्लाउड से डायरेक्ट फ्रेंडशिप यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। सो ये होता है हमारे पास पीयर टू पीयर इंटर क्लाउड फेडरेशन। दूसरा है भैया यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड इंटर क्लाउड फेडरेशन। पढ़ने से पहले डायग्राम देख करके सारी चीजें क्लियर हो रही है। वहां पे क्या था, क्लाउड एक दूसरे से डायरेक्टली बात कर पा रहा था, इंटरेक्ट कर पा रहा था विद ईच अदर, बट यहाँ पे कुछ सेंट्रल हब आ गया, सेंट्रल एंटिटी आ गई है। क्लाउड ए को क्लाउड सी से कुछ डेटा शेयरिंग करनी है, तो भैया आप सेंट्रल एंटिटी को भेजो, देन ये भेजेगा, ठीक है। तो ये क्या है, सेंट्रलाइज्ड इंटर क्लाउड फेडरेशन, यही होता है। इसमें एक सेंट्रल अथॉरिटी है जो कंट्रोल एंड मैनेज कर रहा होगा रिसोर्स शेयरिंग को। क्लाउड ए क्लाउड बी को कुछ रिसोर्स शेयर करना चाहता है, तो भैया ये सेंट्रल एंटिटी सब मैनेज करेगा, ठीक है। डायरेक्ट तो उसमें होगा, पीयर टू पीयर वाले में, ठीक है। अच्छा, समझ में आ गया होगा, आई थिंक इसे प्लीज रीड कर लेना। अब देखो क्या ही इसे रीड करें, डायरेक्ट वही लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है, साफ साफ वही लिखा हुआ है, सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल्स एंड मैनेज रिसोर्स शेयरिंग, दिस सेंट्रल बॉडी कीप्स रजिस्ट्री ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज फ्रॉम ऑल क्लाउड्स, लाइक ये आपका सेंट्रल मैनेजर ही मैनेज कर रहा होता है। तो नोट्स रहेगा, रीड करना। मैं चाहता हूँ कि लेक्चर आपका लेंदी ना बने, वन शॉट लेक्चर है, कितना ही है मैं आपको डिटेल में समझाऊँ। सेंट्रलाइज इंटर क्लाउड फेडरेशन आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, राइट। तो जो लगेगा कि आपको डिटेल समझाना है वो मैं आपको डिटेल समझाऊंगा, डोंट वरी, राइट। तो अब थर्ड हमारे पास है मल्टी क्लाउड सर्विसेज। मल्टी क्लाउड सर्विसेज क्या होता है, ओके। अच्छा, इसको भी यहाँ पे डायग्राम से देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे क्लाइंट यूज कर रहा है सर्विसेज को, जो मल्टीपल क्लाउड्स को एक्सेस दे रहा है। बेसिकली यहाँ पे देखो लिखा है, अ क्लाइंट यूजेस सर्विसेज दैट गिव्स एक्सेस टू मल्टीपल क्लाउड्स। यहाँ पे देखो मल्टी क्लाउड सर्विसेज जो है, ये क्लाउड ए को एज अ सर्विस मिल रहा है, इसे भी सर्विस मिल रहा है, इसे भी सर्विस मिल रहा है। तो ये मल्टी क्लाउड सर्विसेज का एग्जांपल आपका ये डायग्राम हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्लाइंट यूज कर रहा है एक सर्विसेज को, जैसे क्लाउड ए क्लाउड बी क्लाउड सी, ये सब क्या हो रहा है, ये अलग अलग अपने अपने सर्विसेज को ये यूज कर रहे हैं। मल्टी क्लाउड सर्विसेज यही आपका बेसिकली होता है। इसमें अब ब्रोकर सर्विस हेल्प्स द क्लाइंट चूजेस एंड मैनेजर रिसोर्सेज फ्रॉम डिफरेंट क्लाउड्स। एग्जांपल से इसको थोड़ा क्लियर करते हैं, जैसे ये डायग्राम मुझे लगता है नहीं समझ में आ रहा होगा आपको, तो एग्जांपल्स क्लियर करते हैं। देखो मान लेते हैं एक ट्रैवल बुकिंग कोई साइट है, राइट, मेक माई ट्रिप जैसे, राइट। ये चेक करता है, चेक्स फ्लाइट्स फ्रॉम इंडिगो, एयर इंडिया, राइट, विस्तारा एट वंस। यू डोंट गो टू ईच एयरलाइन साइट, राइट। देखो देखो समझ में आ गया, यू डोंट गो टू ईच एयरलाइन साइट। सिमिलरली अ मल्टी क्लाउड सर्विसेज हेल्प्स यू यूज AWS Azure एंड गूगल क्लाउड टुगेदर। कहने का मतलब है ना, मान लेते हैं क्लाउड ए को AWS यूज करना है, इसको Azure, इसको अलग अलग यहाँ पे इनको क्या करना है, यूज करना है क्लाउड्स को, राइट। तो अब यहाँ पे क्या होगा ना, ऐसा नहीं ये अलग, तो यहाँ पे मल्टी क्लाउड सर्विसेज क्या करेगा, इनको प्रोवाइड करेगा वो अलग अलग सर्विसेज अलग अलग क्लाउड्स को, उनके यूजर्स के बेसिस पे, जिनकी उनको रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल वही लिखा हुआ है, जैसे मेक माई ट्रिप आपकी जो वेबसाइट है, इसमें आप फ्लाइट को चेक कर सकते हो फ्रॉम इंडिगो, एयर इंडिया, डिफरेंट डिफरेंट जो साइट्स होते हैं, आपको अलग अलग के साइट पे आपको जा करके नहीं वहाँ पे उसको यूज करना है। तो जस्ट लाइक अ मल्टी क्लाउड सर्विसेज, ये हेल्प करता है, यू यूज AWS Azure एंड गूगल क्लाउड टुगेदर, एक साथ आप इसे यूज कर सकते हो।
की आइडिया की बात करें, अब ब्रोकर सर्विस हेल्प्स क्लाइंट्स कनेक्ट टू मैनी क्लाउड्स, राइट। तो ये होता है हमारे पास यहाँ पे मल्टी क्लाउड सर्विसेज, राइट, मल्टी क्लाउड सर्विसेज ये होता है। इसके बाद हमारे पास होता है मल्टी क्लाउड लाइब्रेरीज भी होती हैं। इसे देख लेते हैं ये क्या है। देखो, मल्टी क्लाउड लाइब्रेरीज, देखो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग एन एक्सटर्नल ब्रोकर द क्लाइंट बिल्ड्स इट्स ओन ब्रोकर यूजिंग लाइब्रेरीज एपीआईज। समझ पा रहे हो, यहाँ पे क्या है, मल्टी क्लाउड लाइब्रेरीज में यहाँ पे कोई एक्सटर्नल ब्रोकर नहीं होता है, यहाँ पे क्लाइंट खुद बिल्ड करेगा अपना ब्रोकर, जो प्रोवाइड करेगा बेसिकली क्लाउड सर्विसेज को, राइट। और कैसे बिल्ड करेगा, यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज एपीआईज, लाइब्रेरीज गिवन अ कॉमन वे स्टैंडर्ड एपीआईज टू एक्सेस डिफरेंट क्लाउड्स, डेवलपर्स राइट कोड वंस एंड यूज इट विद एनी क्लाउड। लाइक एग्जांपल्स इसको देखो, इफ यू आर कोडिंग इन जावा, पाइथन, रूबी, यू कैन यूज स्पेशल लाइब्रेरीज लाइक जे क्लाउड्स जावा के लिए है, अपाची लिप क्लाउड पाइथन के लिए है, अपाची डेल्टा क्लाउड रूबी के लिए है। सो दीज लाइब्रेरीज हेल्प्स यू कनेक्ट टू एडब्ल्यूएस, एज्योर, गूगल क्लाउड इन द सेम वे, राइट। तो कहने का मतलब है इस मल्टी क्लाउड सर्विसेज में एक लाइब्रेरी बना दी गई। अब ये लाइब्रेरी की हेल्प से जो भी सिंपल, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल ब्रोकर की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे क्लाइंट ने खुद का एक लाइब्रेरी यहाँ पे बना दिया है, जो एक स्टैंडर्ड वे है, जो कॉमन वे है डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड को एक्सेस कराने के लिए। समझ पा रहे हो, तो इस लाइब्रेरी से वो एक्सेस हो जाएगा। ये डायग्राम है, ये डायग्राम आपको बनाना है। जैसे कि आइडिया क्या है, क्लाइंट यूज करता है एक एपीआई, एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज टू मेक क्लाउड यूजर्स सिंपल एंड यूनिफॉर्म, राइट। तो ये होता है मल्टी क्लाउड लाइब्रेरीज। अगर इसका एक एनालॉजी इसका समझे, तो पीयर टू पीयर में क्या था, लाइक लाइक जैसे दो दोस्त आपस में बात करते हैं डायरेक्टली, ठीक है, तो ये हो गया आपका पीयर टू पीयर। सेंट्रलाइज्ड का जैसे एक लाइब्रेरी है, कोई बुक्स आपको लेना है तो जाके वहाँ लाइब्रेरी से आप लोगे, देन आपको बुक्स मिल जाती है। तो ये सारी चीजें हैं। मल्टी क्लाउड सर्विसेज में लाइक अ ट्रैवल एप्लीकेशन शोइंग फ्लाइट्स फ्रॉम मैनी एयरलाइंस, राइट। तो ये मल्टी क्लाउड सर्विसेज का ही एग्जांपल है। मल्टी क्लाउड लाइब्रेरीज में क्या होगा, लाइक हैविंग अ यूनिवर्सल चार्जर दैट वर्क्स विद एनी फोन ब्रांड, राइट। ये मल्टी क्लाउड लाइब्रेरीज आपका होता है। अच्छा, तो ये हमारे पास हो गया, हमने यहाँ पे देख लिया कि क्या क्या यहाँ पे आपके पीयर टू पीयर आपका क्या है सेंट्रलाइज्ड, और ये सारी चीजें क्या होती है, कैसे आपका इंटर क्लाउड आर्किटेक्चर एग्जैक्टली काम कैसे करता है, टोपोलॉजीज क्या क्या यहाँ पे यूज होती हैं। तो चार टाइप्स थे, यहाँ पे देख लिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास दिया है, रिसोर्स प्रोविजनिंग क्या होता है, ठीक है। रिसोर्स प्रोविजनिंग का मतलब क्या होता है। देखो, पहले तो रिसोर्स का मतलब तो समझ में आपको पहले आ ही रहा है। तो प्रोविजनिंग का मतलब ये क्या होता है, प्रोविजनिंग का मतलब होता है ना कोई भी चीज, राइट। यहाँ पे खाली रिसोर्स ही नहीं, यहाँ पे कोई भी चीज का अपने आप से एडजस्टमेंट, उसका ऑटोमेटिक मैनेजमेंट एडजस्टमेंट, वही होता है प्रोविजनिंग। समझ पा रहे हो, तो रिसोर्स प्रोविजनिंग में क्या होगा ना, यहाँ पे वही ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट जो है, इसको रिसोर्स के साथ अटैच कर दो, लगा दो वर्ड को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ऑटोमेटिक यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द यूजर्स नेट, जैसे यहाँ पे लिखा है, असाइनिंग एंड मैनेजिंग रिसोर्सेज, सीपीयू, स्टोरेज, मेमोरी, नेटवर्क्स, एप्स टू क्लाउड यूजर्स व्हेन दे नीड इट, राइट। इट्स लाइक गिविंग रिसोर्सेज ऑन डिमांड। तो ऑन डिमांड प्रोविजनिंग यूनिट फर्स्ट में बताया था, बस वही है, कुछ नया यहाँ पे नहीं है। रिसोर्स प्रोविजनिंग का मतलब है जब भी यूजर जो भी डिमांड कर रहा हो, जो भी उसको नीड हो, सीपीयू, स्टोरेज, मेमोरी की, तुरंत उसको असाइन कर देना और मैनेज करते रहना उस रिसोर्सेज को, बस यही होता है रिसोर्स प्रोविजनिंग। समझ पा रहे हो, जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, व्हेन यू क्रिएट अ न्यू जीमेल अकाउंट लाइक गूगल, तो यहाँ पे क्या होता है, गूगल प्रोविजंस स्टोरेज 15 GB फॉर यू, वहाँ पे क्या होगा, असाइन कर दिया जाता है तुरंत आपको 15 GB फ्री ऑफ कॉस्ट स्टोर करने के लिए आपको अपना डेटा। when you buy second example यहाँ पे है, when you when you buy Netflix subscription it provisions servers bandwidth, तो आपको एक्स्ट्रा वहाँ पे बेनिफिट, सर्वर्स आपको बैंडविड्थ वहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो प्रोविजनिंग का जस्ट मतलब है कि रिसोर्स को रेडी रखना, आपके लिए अवेलेबल रखना, जब भी आप उसको आप जब भी आपको उसकी जरूरत है, बस यही होता है प्रोविजनिंग, राइट। तीन टाइप्स के यहाँ पे प्रोविजनिंग मेनली होते हैं, होने को तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बट मेनली सिलेबस में जो है वो यहाँ पे हमें पढ़ना है। पहला स्टैटिक प्रोविजनिंग होता है, डायनेमिक प्रोविजनिंग होता है, सेल्फ सर्विस प्रोविजनिंग होता है। चलो तीनों को यहाँ पे समझ लेते हैं। पहला हमारे पास है स्टैटिक प्रोविजनिंग। स्टैटिक प्रोविजनिंग का मतलब क्या है, देखो अब समझ में आ गया, आप कर लोगे आप, ठीक है। कैसे प्रोविजनिंग का मतलब आपने समझ लिया कि ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट वगैरह करना, मतलब कि जितना व्हेन द यूजर नीड इट, राइट, तो उसको क्या करना, असाइन करना, मैनेज करना रिसोर्सेज को। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो चीज स्टैटिकली है, मतलब वो फिक्स्ड होगा, और यहाँ पे काफी सारे डिसएडवांटेज भी होगा, देखते हैं। तो रिसोर्सेज आर फिक्स्ड, यहाँ पे रिसोर्सेज आपका फिक्स्ड है एंड गिवन इन एडवांस,
जैसे एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे आपने कोई एक वेबसाइट बनाया, ठीक है। अब मान लेते हैं आपने अज्यूम करके चला था मेरे वेबसाइट पे 1000 लोग आते हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग कोई स्टोरेज हम मतलब कोई सर्विसेज यूज करते हैं, तो अलग अलग वहाँ पे सर्विसेज मिलता है, कितना यूजर्स के लिए कितना आप वहाँ पे सर्विसेज यूज करना चाहते हो। तो मान लेते हैं 1000 को सोच करके आपने क्या किया, परचेज कर लिया वहाँ पे, राइट। कुछ स्टोरेज डिवाइस मान लेते हैं, या ऐसे ही एग्जांपल ले लो, एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने आपने एक फ़ोन खरीद लिया, परचेज़ कर लिया, फ़ोन परचेज़ कर लिया, और फ़ोन में जो रैम, रोम जो भी होता है, मान लेते हैं उसमें 4 जीबी रैम है या कुछ भी, ठीक है? तो 4 जीबी मान लेते हैं उसमें रैम है। अब आपका क्या है, अब वहाँ पे मान लेते हैं आपकी वहाँ पे डिमांड बढ़ गई। अब वहाँ पे जैसे मान लेते हैं उसी फ़ोन में अब आपको क्या यूज़ करना है, कोई बड़ी चीज़, बड़ा कोई प्रोजेक्ट, बड़ा कोई फ़ाइल वहाँ पे ओपन करना, यूज़ करना है, बड़ा गेम आपको डाउनलोड करना है, तो क्या होगा? आपने क्या किया था, वो चीज़ आपने फ़िक्स कर दिया, देन वहाँ पे वो ऑटोमैटिकली ऐसा नहीं होगा कि रैम अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है? तो फिर वहाँ पे वही एक डिसएडवांटेज है, दे कैन नॉट बेसिकली चेंज। सो यही होता है बेसिकली, क्या कोई ऑटोमैटिक वहाँ पे स्केलिंग नहीं है, राइट? तो एक स्टैटिक वहाँ पे प्रोविज़निंग का एग्ज़ाम्पल वहाँ पे एक हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो रिसोर्सेज यहाँ पे फिक्स्ड होता है और एडवांस में हमें मिल जाता है, एडवांस में हम वहाँ पे लेके बैठ जाते हैं। इवन इफ द यूजर डज नॉट यूज देम फुली, दे कैन नॉट चेंज। नो ऑटोमेटिक स्केलिंग इंक्रीज डिक्रीज होता है। लाइक मान लेते हैं कंपनी ने 5 सर्वर खरीद लिया परमानेंटली, ठीक है, फ्रॉम अ क्लाउड प्रोवाइडर, इवन इफ इट यूजेस ओनली 2 सर्वर, इट स्टिल पे फॉर ऑल 5। समझ पा रहे हो? तो यही होता है कि अगर आप पहले से ही जैसे 5 सर्वर आपने 5 सर्वर आपने खरीद लिया और 5 सर्वर आप यूज़ कर नहीं रहे हो, 2 सर्वर यूज़ कर रहे हो, तो तब भी आपका वेस्ट हो रहा है बेसिकली, मनी का बोल सकते हो। तो यही है, फिर भी आप पे करोगे, तो स्टैटिक प्रोविजनिंग का मतलब यही होता है। सो लाइक बाइंग अ फिक्स्ड साइज वाटर टैंक, ये सब समझ में आ रहा होगा आई थिंक। ये एग्जांपल अब वाटर टैंक का लिखा हुआ है, राइट? तो यस, ये आपका हो गया स्टैटिक प्रोविजनिंग। दूसरा हमारे पास डायनेमिक प्रोविजनिंग। अब वही चीज़ यहाँ पे हमारी थोड़ा एफिशिएंट हो जाएगी। यहाँ पे जितना हमें यूज़ करना होगा, उतना ही वो हमारे लिए असाइन हो जाएगा, उतना ही हमारे लिए वो ऑटोमेटिकली एलोकेट हो जाएगा। तो यहाँ पे वही लिखा है, रिसोर्सेज आर एलोकेटेड ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन आवर डिमांड। मान लेते हैं हमारे वेबसाइट पे 1000 यूजर्स अभी आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा वहाँ पे रिसोर्स यूज हो रहा है हमारे बैकएंड में, हमारे मतलब क्लाउड में, ठीक है। अब 1 लैक्स यूजर आ रहे हैं, तो भैया वहाँ पे ज्यादा रिसोर्सेज यूज होगा, तो वहाँ पे लास्ट में बिल भी बहुत अच्छा आने वाला है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग यही होता है डायनेमिक प्रोविजनिंग का मतलब है ऑटोमेटिक एलोकेट करो रिसोर्सेज को बेस्ड ऑन आवर डिमांड। और ज्यादातर यही होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई कंपनी पहले से लेकर के बैठ गई है और वो प्रेडिक्ट करके रखी हुई है कि हमारे इस साइट पे इतने ही यूजर्स आएंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। तो वो ऐसा ही, जैसे कि एग्जांपल ले सकते हो, जैसे अमेज़न वेबसाइट की बात करें, ठीक है। अभी मान लेते हैं उस पे काफ़ी कम यूज़र्स उस पे लाइव होंगे या यूज़ कर रहे होंगे या यूज़ भी कर रहे होंगे, बट कोई सेल आती है, उस पे बहुत सारे यूज़र्स आ जाते हैं। तो क्या वहाँ मैनुअली बैठ करके उसको रिसोर्सेज़ को बढ़ाया जाएगा? नहीं बढ़ाया जाएगा। तो वहाँ पे डायनामिक प्रोविज़निंग नामक कुछ ऐसा ही कांसेप्ट वहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। सो इफ डिमांड इंक्रीजेस, मोर रिसोर्सेज़ आर ऑटोमैटिकली एडेड, इफ डिमांड डिक्रीजेस, रिसोर्सेज़ आर रिड्यूस्ड। तो यही होता है कि जो आप पे करते हो, जो आप यूज़ करते हो, दिस सेव मनी एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी, राइट? तो ये हमारे पास डायनेमिक प्रोविजनिंग हो जाएगा। और जो अमेज़न का मैंने एग्जांपल अभी आपको बताया ना, ये यहाँ पे वही लिखा हुआ है, इसे रीड करना, ठीक है। सेल्फ सर्विस, एक सेकंड, सेल्फ सर्विस प्रोविजनिंग यहाँ पे हम समझते हैं। सेल्फ सर्विस प्रोविजनिंग, इसमें क्या होता है, यूजर्स कैन क्रिएट, मैनेज एंड डिलीट रिसोर्सेज देमसेल्फ विदाउट आस्किंग द क्लाउड प्रोवाइडर। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप खुद से सारी चीज़ें मैनेज करोगे। सेल्फ सर्विस प्रोविजनिंग का मतलब यही है, आप क्रिएट करोगे, मैनेज करोगे, डिलीट करोगे, ठीक, विदाउट आस्किंग द क्लाउड प्रोवाइडर। डैशबोर्ड और पोर्टल आपको मिलता है। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, अगर ये जो सब्जेक्ट है, ये जो पूरा यूनिट सब्जेक्ट जो भी पढ़ रहे हो, ये ज़्यादातर प्रैक्टिकल बेस्ड पे, अगर आपने चीज़ें यूज़ किया है, देखा है प्रैक्टिकली, तो चीज़ें समझ में आ रही होगी। जब भी आप देखो क्लाउड, आप क्लाउड सर्विसेज जब आप परचेज करते हो, बाय करते हो किसी प्रोवाइडर से, तो वहाँ पे ये सब आपको डैशबोर्ड पैनल, आपको कंट्रोल पैनल आपको मिलता है। वहाँ पे सब कुछ आप मैनेज कर रहे होते हो अपने सारे रिसोर्सेज को, कि कितना स्टोरेज है, ये सारी चीज़ें। तो सेल्फ सर्विस प्रोविजनिंग का मतलब यहाँ पे वही होगा, उसी डैशबोर्ड से, पोर्टल का यूज़ करके आप क्या करो, खुद सारा चीज़ करो, वहाँ पे क्रिएट करो, मैनेज करो, डिलीट करो, सारी चीज़ें आप करोगे। समझ पा रहे हो? यस। सो यहाँ पे वही लिखा है, ऑन AWS और एजोर आप लॉग इन करोगे, फिर वर्चुअल मशीन स्टोरेज वहाँ पे सिलेक्ट करके अपना वहाँ पे क्रिएट करोगे सारी चीज़ें, ठीक। तो यस, लाइक ऑनलाइन एग्जांपल दिया है, लाइक ऑनलाइन शॉपिंग, यू सिलेक्ट व्हाट यू वांट एंड पे इट्स डिलीवर्ड इमीडिएटली। यस। सो डेवलपर्स, कंपनीज, एनीवन हु वांट्स फुल कंट्रोल, फ्लेक्सिबिलिटी, वो सेल्फ सर्विस प्रोविजनिंग को जाते हैं, बट ज़्यादातर वो डायनेमिक वाला ही यूज़ होता है। बाकी सब अपना अपना यूज़ केस यहाँ पे है, राइट।
अच्छा, ये हमारे पास यहाँ पे हमने सेल्फ सर्विस देख लिया। बाकी अगर इसकी बात करें, इसका एनालॉजी यहाँ पे इसको रीड कर लेना, समझ में आ ही गया होगा, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। राइट, अब यहाँ पे बात करें फंक्शंस ऑफ रिसोर्स प्रोविजनिंग। क्या क्या फंक्शंस होते हैं रिसोर्स प्रोविजनिंग के, राइट। इसमें देखो ऐसे ही डायग्राम में ही बता दिया गया, बाकी लिख सकते हो इन डिटेल। तो रिसोर्स प्रोविजनिंग का फंक्शंस की बात करें, क्या काम होता है रिसोर्स प्रोविजनिंग का, सर्विस रिक्वेस्टेड बाय क्लाइंट एंड डिवाइस, उसको एलोकेट करना ऑटोमेटिकली या जितना भी रिक्वायरमेंट आता है यूजर्स की तरफ से, तो ये होता है रिसोर्स प्रोविजनिंग का फंक्शन। दूसरा एलोकेट करना, डिप्लॉय करना एप्लीकेशंस को, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को एलोकेट करना, स्टोरेज रिसोर्सेज को, नेटवर्क रिसोर्सेज को, तो ये सब फंक्शन होते हैं किसके, रिसोर्स प्रोविजनिंग के, ठीक है। अब मेनली तो देखो यही तीन ही होते हैं आपके, स्टैटिक प्रोविजनिंग, डायनेमिक एंड सेल्फ सर्विस प्रोविजनिंग। लेकिन ये अलग भी करके पूछा गया था ये क्वेश्चन, इसको प्लीज मार्क कर लेना। मैं पता नहीं क्यों भूल जाता हूँ यहाँ पे साइड में लिखने के लिए कि ये कब आया था, कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं। बाकी मैं बताता चल रहा हूँ, आप उसको मार्क कर लेना, ठीक है, कि हाँ ये हमें ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, ये भी काफी काफी इंपॉर्टेंट है, आया था। इलस्ट्रेट करके, इलस्ट्रेट द फॉलोइंग टर्म्स करके, राइट। डिमांड ड्रिवन रिसोर्स प्रोविजनिंग क्या होता है, और एक आगे आपका यहाँ पे है इवेंट ड्रिवन रिसोर्स प्रोविजनिंग क्या होता है, ठीक है। तो तीन तो वो आपके मेन होते ही हैं टाइप्स में। ये भी एक्स्ट्रा यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं, डिमांड ड्रिवन एंड इवेंट ड्रिवन रिसोर्स प्रोविजनिंग क्या होता है, ठीक है। तो होने को तो बहुत सारे होते हैं, अब ये जैसे दो टाइप्स हमें यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं, डिमांड ड्रिवन एंड इवेंट ड्रिवन रिसोर्स प्रोविजनिंग, तो ये कुछ अलग नहीं है, ये डायनेमिक प्रोविजनिंग के अंदर ही है। वहां पे हमने खाली डायनेमिक प्रोविजनिंग यहाँ पे देखा था, बट उसके अंदर भी हमारे दो होते हैं, डिमांड, या चाहो तो एक डायग्राम बना करके वहाँ पे एग्जाम में बना देना अच्छे से, ठीक है। सो डिमांड ड्रिवन रिसोर्स प्रोविजनिंग, यहाँ पे चलो इसको देखते हैं। सो डिमांड ड्रिवन रिसोर्स प्रोविजनिंग क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, ये भी बस वही है, डायनेमिक प्रोविजनिंग का ही एक एग्जांपल है, सॉरी एक टाइप है। रिसोर्सेज आर एडेड और रिमूव्ड बेस्ड ऑन यूजर्स डिमांड, यूजर जितना डिमांड करेगा, वर्कलोड जितना बढ़ेगा घटेगा, उसी को अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली मैनेजमेंट होगा रिसोर्स का। दिस इज व्हाट डिमांड ड्रिवन रिसोर्स प्रोविजनिंग। द सिस्टम लुक्स एट हाउ मेनी यूजर्स आर एक्टिव और हाउ मच लोड इज ऑन द सर्वर, उसी के अकॉर्डिंग वहां पे रिसोर्सेज यूज हो रहा होगा, ठीक है। if demand increases more resources are given, if demand decreases extra resources are removed। यही होता है डिमांड ड्रिवन रिसोर्स प्रोविजनिंग। लाइक अमेजॉन वेबसाइट का एग्जांपल मैंने आपको बताया था, राइट। सेल जब आती है तो ज्यादा वहां पे रिसोर्सेज यूज होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। और उनकी कमाई भी होती है और वो बैकएंड में पे भी करते हैं, राइट। उनका खुद का बेसिकली सॉरी, उनका खुद का ही AWS है, तो वो क्या किसको पे कर रहे होंगे, राइट। तो बेसिकली यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी आपका डिमांड बढ़ता है, जब डिमांड इंक्रीज होता है, तो ज़्यादा रिसोर्सेज यूज होना स्टार्ट हो जाता है। सो ये चीज़ है हमारे पास, ठीक है। और इसका कुछ एग्जांपल है, एनोलॉजी यहाँ पे देख सकते हैं। ये एक्स्ट्रा जो आपका एनोलॉजी यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ ना, ताकि कोई अगर टफ कोई टॉपिक है, कंसेप्ट है, तो एनोलॉजी की हेल्प से आपको चीज़ें समझ में आ जाए। समझ पा रहे हो? जैसे अगर ये नहीं समझ में आ रहा है ऊपर ये क्या रिसोर्स वगैरह, तो इसे पढ़ोगे तो देखो क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बता रहा है, एक रेस्टोरेंट है, वो हायर कर रहा है एक्स्ट्रा शेफ को, क्यों? क्योंकि बहुत कस्टमर आना स्टार्ट हो गए हैं, हैंडल नहीं कर पा रहा है वो, जो जितने वहाँ पे पहले से उन्होंने रखा हुआ है, अब उनको और चाहिए, ठीक है, और शेफ शेफ चाहिए वहाँ पे बेसिकली, कि ताकि और कस्टमर को वो क्या कर सके, मैनेज कर सके, राइट। और वेटर चाहिए, और सारे वहाँ पे रिक्वायरमेंट, ताकि वो कस्टमर को हैंडल कर पा रहे हो। समझ पा रहे हो? सो यही है हमारा क्या, डिमांड ड्रिवन रिसोर्स प्रोविजनिंग। अच्छा, अब इवेंट फिर क्या होता है, राइट। इवेंट ड्रिवन रिसोर्स प्रोविजनिंग क्या होता है, आओ इसे देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे है, ठीक है, इवेंट ड्रिवन रिसोर्स प्रोविजनिंग। अच्छा, यहाँ पे लिखा है रिसोर्स, देखो, रिसोर्स आर एडेड और रिमूव बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इवेंट्स और ट्रिगर्स, नॉट जस्ट डिमांड, राइट। समझ रहे हो? इवेंट का मतलब लाइक जैसे इवेंट का मतलब मतलब कुछ मतलब कि जैसे देखो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कोई आप फॉर्म फिल करते हो, लाइक किसी बटन पे क्लिक करते हो, तो वो भी एक तरीका का इवेंट है, राइट। जब भी आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हो तो वेबसाइट लोड होती है, वो भी एक इवेंट है। तो इवेंट मतलब आप समझ पा रहे हो पहले से, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है इवेंट ड्रिवन रिसोर्स प्रोविजनिंग होगा, यानी कोई इवेंट अगर ट्रिगर होता है, देन उस इवेंट के ट्रिगर होने पे रिसोर्स का एलोकेशन डी एलोकेशन होगा, डिमांड पे नहीं होगा यहाँ पे, राइट, नॉट जस्ट डिमांड। तो यहाँ पे इवेंट ट्रिगर होने पे भी, कोई स्पेसिफिक इवेंट हो गया, उसके ट्रिगर होने पर यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा रिसोर्सेज वहाँ पे एलोकेट होगा, या एक्स्ट्रा रिसोर्सेज डी एलोकेट हो जाएगा। एन इवेंट कैन बी अ सिस्टम एरर, जैसे कोई सिस्टम एरर आ जाता है, तो वहाँ पे आपका ऑटोमेटिक
एडजस्टमेंट होगा, सडन ट्रैफिक स्पाइक, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ गया, ठीक है, न्यू यूजर अगर लॉगिन साइन अप कर रहा है, सिंपल सी बात है, आप अकाउंट बनाते हो तो आपका ये डेटा बिल्कुल स्टोर होता है, तो वो एक रिसोर्स वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, एक चाहे एक छोटा सा ही आपका वहाँ पे स्टोरेज आप यूज कर रहे हो, केबी में ही आपका डेटा स्टोर हो रहा हो, बट हाँ चाहिए उसे, ठीक है। तो शेड्यूल जॉब और एन अटैक, तो इवेंट ड्रिवन रिसोर्स प्रोविजनिंग यही होता है, सिस्टम रिएक्ट्स इमीडिएटली व्हेन द इवेंट अकर्स। जैसे आपने डिटेल फिल करने के बाद साइन अप पे क्लिक कर दिया, जैसे साइन अप पे क्लिक किया ऑटोमेटिक आपका डेटा स्टोर हुआ स्टोरेज में, तो बस यही है, जैसे आप ट्रिगर जब आपने किया तब आपका डेटा वहां पे स्टोर हुआ, राइट। तो समझ पा रहे हो, रिलेट करो इसे, इवेंट ड्रिवन रिसोर्स प्रोविजनिंग समझ पा रहे हो, ठीक है। अच्छा, तो ये है, अगर बात करें जैसे इसका एग्जांपल वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हो, और न्यूज़ वेबसाइट ऑटोमेटिकली एड सर्वर व्हेन ब्रेकिंग न्यूज़ इज पब्लिश्ड, राइट, अ कंपनी बैकअप सर्वर टर्न्स ऑन द मेन सर्वर क्रैशेस। तो एग्जांपल है, प्लीज रीड करना है, और यहाँ पे इजी एनोलॉजी कुछ दिया हुआ है, लाइक फायर अलार्म्स करके, दे ट्रिगर इंस्टेंटली व्हेन स्मोक इज डिटेक्टेड एंड फायर स्प्रिंकलर्स टर्न ऑन, ओके। तो यस, यही होता है, इससे अलार्म अलार्म का यहाँ पे बताया गया है सिंपल, जैसे कि अगर कोई when- कोई अगर स्मोक डिटेक्ट होता है, देन फायर अलार्म वहाँ पे साउंड करना स्टार्ट हो जाता है, तो इवेंट बेस्ड ये आपका है, ठीक है। तो ये तो एक अदर एग्जांपल हो जाएगा, बट यहाँ पे बस याद रखना, इवेंट ड्रिवन रिसोर्स प्रोविजनिंग में नॉट जस्ट डिमांड, यहाँ पे आपका रिसोर्सेज ऐड या रिमूव होता है, ये किसी इवेंट पे भी आपका होता है, ठीक है, और मैंने आपको पहले बता दिया जस्ट, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया, ये दोनों इंपॉर्टेंट थे, जस्ट आपको याद रखना है, ठीक है। अभी बात करते हैं व्हाट इज ग्लोबल क्लाउड एक्सचेंज। ग्लोबल क्लाउड एक्सचेंज क्या होता है, इसे आओ यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज ग्लोबल क्लाउड एक्सचेंज। ग्लोबल क्लाउड एक्सचेंज का मतलब इट इज लाइक अ बिग मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज बट फॉर द क्लाउड रिसोर्सेज, सीपीयू स्टोरेज, बैंडविड्थ एंड स्पेशल सर्विसेज, राइट। देखो, cloud providers offer spare resources, customer or other clouds buy borrow those resources when they need them, a central systems helps find, match, negotiate and settle deals. Just a second. अब देखो यहाँ पे, चलो समझते हैं व्हाट इज अ ग्लोबल क्लाउड एक्सचेंज, ठीक है। ग्लोबल क्लाउड एक्सचेंज क्या होता है, राइट। देखो, सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्लोबल ग्लोबल क्लाउड एक्सचेंज इज लाइक अ बिग मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज बट फॉर द क्लाउड रिसोर्सेज। यहाँ पे क्या होता है ना, क्लाउड के जो रिसोर्सेज होते हैं वो आपस में एक्सचेंज होते हैं ग्लोबली, राइट, ताकि क्लाउड को आप, क्लाउड सर्विसेज को आप यूज कर पा रहे हो, राइट, उसके स्टोरेज को, उसके बैंडविड्थ को, और कुछ स्पेशल सर्विसेज हो, तो क्लाउड क्लाउड प्रोवाइडर्स ऑफर स्पेयर रिसोर्सेज, कस्टमर और अदर क्लाउड्स बाय बोरो देयर रिसोर्स दोज रिसोर्सेज व्हेन दे नीड देम, राइट। देखो एग्जांपल से बताता हूँ, ये कहानी कुछ ज्यादा ही अच्छे से नहीं लिखी हुई है, राइट। देखो, सिंपल ग्लोबल क्लाउड एक्सचेंज का मतलब होता है, जैसे आप व्हाट्सएप पे किसी को फोटो भेजते हो, ठीक है, मान लेते हो अभी आप मान लेते हैं आप अभी इंडिया में हो और किसी यूएस के दोस्त को आप क्या करते हो, फोटो भेजना चाहते हो, आप क्या करोगे, सिंपल व्हाट्सएप पे जाओगे, मैसेज सेंड कर दोगे, तो होगा क्या, पहले आप जब व्हाट्सएप पे आप फोटो सेंड करोगे तो वो आपके लोकली नेटवर्क पे जाएगा, ठीक है। तो फिर वहां पे क्या होता है कि एस ग्लोबल क्लाउड ग्लोबल एक्सचेंज वहां पे होगा, कहने का मतलब आपका जो फोटो है इंडिया से, वो आपका यूएस में आपके फ्रेंड के फोन में वो जाएगा विद द ग्लोबल एक्सचेंज, समझ पा रहे हो। तो ग्लोबल एक्सचेंज बेसिकली यहाँ पे हमें ग्लोबल क्लाउड एक्सचेंज समझना है, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, अब क्लाउड सर्विसेज तो ऐसा है नहीं कि आप एक ही प्लेस से, एक ही जगह से उसे यूज करोगे, तो उन क्लाउड सर्विसेज को ग्लोबली आप एक्सचेंज कर पा रहे हो, मतलब सर्विसेज को किसी भी प्लेसेस से आप एक्सेस कर पा रहे हो, वो ग्लोबल एक्सचेंज की हेल्प से ही हो पाता है, आगे भी आप समझ में आएगा अच्छे से। जैसे यहाँ पे देखो, एनालॉजी अगर कुछ समझने की कोशिश करो, तो इमेजिन करो एक इलेक्ट्रिसिटी मार्केट जहाँ पे वेयर पावर प्लांट सेल extra power and shops buy it when demand is high. The cloud exchange does for the same for the computing power, storage and the network. बस यही होता है, ठीक है। सो ग्लोबल क्लाउड एक्सचेंज, ज्यादा कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो अब इसकी बात करते हैं, ये क्यों जरूरी है, राइट, व्हाई डू वी नीड अ ग्लोबल क्लाउड एक्सचेंज, ओके। तो पहला है हैंडल पीक्स एंड बर्स्ट, if your website suddenly gets millions of users, so you can take extra capacity from the market immediately, समझ पा रहे हो। तो
इसे मैं किस तरीके से आपको बताऊं रिलेट करने के लिए, आई होप आप समझ पा रहे हो, राइट। जैसे अगर आपकी वेबसाइट पे बहुत सारे यूजर्स, बहुत सारे विजिटर्स आ चुके हैं, देन क्या होगा कि एक्स्ट्रा जो कैपेसिटी है, मतलब कि एक्स्ट्रा जो रिसोर्सेज, एक्स्ट्रा जो स्टोरेज सर्विसेज जो भी है, वो इमीडिएटली क्या करो आप एक्सचेंज कर पा रहे हो, राइट, ग्लोबली। ठीक है, तो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन ये भी एक आपका हो जाएगा, नीड बोल सकते हो। पिक द चीपेस्ट प्रोवाइडर फॉर अ स्पेसिफिक टाइम और अ रीजन। बेटर परफॉर्मेंस एंड बेटर परफॉर्मेंस यहाँ पे होता है, सेव यूजर्स फ्रॉम अ नियर बाई डेटा सेंटर, यानी लोअर लेटेंसी के साथ, राइट, फेल ओवर एंड रेजिलेंस, इफ वन क्लाउड फेल्स अदर कैन टेक ओवर क्विकली, access to specialized services, get a special GPU form or a reason specific services without buying you it yourself. Avoid vendor lock-in, you can move between providers easily because resources are traded. So global resource pooling होता है. So these are the why we need a global cloud exchange. समझ पा रहे हो? अच्छा, अभी यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, जो कि है कैसे आपका ग्लोबल क्लाउड एक्सचेंज कैसे काम करता है। ठीक है, ये कैसे आपका काम करता है ग्लोबल क्लाउड एक्सचेंज, राइट। सो इसमें पहला हमारे पास होता है प्रोवाइडर रजिस्टर रिसोर्सेस, देन उसके बाद होता है कंज्यूमर, यानी जो रिक्वेस्ट करेगा रिसोर्सेज का, फिर उसमें मैच मेकिंग होता है, फिर SLA नेगोशिएशन होता है, प्रोविजनिंग, फिर ऑर्केस्ट्रेशन होता है, मॉनिटरिंग होगा, बिलिंग एंड स्टेटमेंट होगा। देखो इसकी हेल्प से ये ग्लोबल क्लाउड एक्सचेंज का जो पूरा फंडा है क्लियर हो ही जाना चाहिए। ठीक है, चलो देखो, पहला इसमें हमारे पास है प्रोवाइडर रजिस्टर रिसोर्सेज। क्लाउड प्रोवाइडर जैसे कि AWS, एज्योर, गूगल, बहुत सारे हैं। ठीक है, ये टेल द एक्सचेंज व्हाट रिसोर्सेज दे हैव एक्चुअली, राइट। ग्लोबल क्लाउड एक्सचेंज को बेसिकली बताते हैं कि व्हाट रिसोर्सेज दे हैव, लाइक उनके पास CPU, स्टोरेज, रिजर्वर नेटवर्क, एंड उनका लोकेशन क्या है, बेसिकली प्राइस एंड कैपेसिटी उनका क्या है, और SLA यानी सर्विस लेवल एग्रीमेंट, परफॉर्मेंस प्रोमिसेस, लाइक उनका परफॉर्मेंस प्रोमिस कितना है कि इमीडिएट वो रिस्पॉन्स करते हैं, अप टाइम उनका कितना है, 99% अप टाइम है। तो AWS जैसे कहता है आई हैव 100 सर्वर अवेलेबल इन मुंबई एट $0.05 पर हार्स ईच विद 99.9% अप टाइम के साथ। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे देखो, समझो, कंफ्यूज ज्यादा नहीं होना है। यहाँ पे जो प्रोवाइडर होते हैं, लाइक क्लाउड प्रोवाइडर जैसे AWS वगैरह वगैरह, ये जो भी होते हैं, ये क्या करते हैं, अपने रिसोर्सेज को रजिस्टर करते हैं। कहाँ रजिस्टर करेंगे? ग्लोबल क्लाउड एक्सचेंज में, राइट। ताकि जब भी जो भी नीड हो, जिसको भी नीड हो, वो तुरंत वहां से डेटा को एक्सेस कर पा रहा हो। तो क्लाउड प्रोवाइडर क्या करेंगे, पहले रजिस्टर करेंगे अपने रिसोर्सेज को ऑन द एक्सचेंज, एंड दे टेल द एक्सचेंज टेल टू द एक्सचेंज बेसिकली व्हाट रिसोर्सेज दे हैव, लाइक AWS, Azure, गूगल क्लाउड, उनके पास क्या क्या रिसोर्सेज उनके पास है, और उनका लोकेशन क्या रहने वाला है, उनका प्राइस, उनका कैपेसिटी क्या है, और उनका जो परफॉर्मेंस प्रोमिसेस है जो हर क्लाउड सर्विसेज बताते हैं, उनका अप टाइम इतना है, इतना है। जैसे AWS का जो अप टाइम है बेसिकली 99.9% है। तो ये सारी डिटेल क्या होगी, रजिस्टर की जाएगी ऑन द एक्सचेंज। ओके, सेकंड में क्या होगा, कंज्यूमर यानी या ब्रोकर रिक्वेस्ट करेगा रिसोर्सेज को। कोई कंपनी मान लेते हैं, कोई कंज्यूमर या ब्रोकर मिडिल मैन गोज टू द एक्सचेंज एंड रिक्वेस्ट रिसोर्सेज। वो एक्सचेंज के पास गया और वहां से देखो, एक्सचेंज के पास क्या है, प्रोवाइडर ने अपने रिसोर्सेज को रजिस्टर करा दिया है। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, कंज्यूमर ने रिक्वेस्ट किया रिसोर्सेज को फ्रॉम टू द एक्सचेंज, मतलब कि एक्सचेंज से क्या किया गया कि रिक्वेस्ट किया गया कोई भी रिसोर्सेज के लिए। दे स्पेसिफाई व्हाट दे नीड, राइट। उनको क्या चाहिए, उनको 20 CPU चाहिए, 500 GB स्टोरेज चाहिए, हाउ लॉन्ग टाइम विंडो उनको रहने वाला है। ठीक है, तो वो सारी डिटेल क्या करेगा, कंज्यूमर स्पेसिफाई करेगा। जैसे जब रजिस्टर करते वक्त प्रोवाइडर ने सारी चीजें स्पेसिफाई किया था, उस तरीके से कंज्यूमर अब वहाँ पे जो रिक्वेस्ट कर रहा है रिसोर्सेज के लिए, उसको वो स्पेसिफाई करेगा कितना उसको रिक्वायरमेंट है। क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या रहने वाला है, कि स्पीड, लेटेंसी वगैरह। लाइक फ्लिपकार्ट से मान लेते हैं, फ्लिपकार्ट ask I need 20 server in India for 5 days with fast response under 50 मिलीसेकंड, राइट। तो ये इस तरीके से सर्विसेज की रिक्वायरमेंट मान लेते हैं, ब्रोकर फ्लिपकार्ट बोल सकते हो या कंज्यूमर बोल सकते हो, जो एक्सचेंज को मतलब बोल रहा है कि बेसिकली उसे 20 सर्वर चाहिए। क्यों? क्योंकि ग्लोबल एक्सचेंज पे क्या है ना, सारे प्रोवाइडर ने रजिस्टर करके रखा है। तो उसी के अकॉर्डिंग अब इस बेसिकली इस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो स्पेसिफाई इन्होंने किया फ्लिपकार्ट ने, बेसिकली आई नीड 20 सर्वर इन इंडिया फॉर 5 डेज, इसके अकॉर्डिंग वहाँ पे अब आगे सारी चीजें होगी। तो ये दो स्टेप आपको क्लियर हुआ कि नहीं, कि एक्सचेंज जो ग्लोबल क्लाउड एक्सचेंज है, वहाँ पे बहुत सारे क्लाउड प्रोवाइडर्स ने अपना रिसोर्स रजिस्टर करके रखा हुआ है, और जो कंज्यूमर होते हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं एक्सचेंज से बेसिकली सारी चीजें। अब यहाँ पे थर्ड हमारे पास आता है मैच मेकिंग।
मैच मेकिंग में क्या होता है, मैच मेकिंग मतलब कि फाइंडिंग द बेस्ट प्रोवाइडर, राइट। देखो मैच मेकिंग में क्या होगा, फाइंडिंग द बेस्ट प्रोवाइडर। द एक्सचेंज कंपेयर्स कंज्यूमर रिक्वेस्ट विद द प्रोवाइडर्स ऑफर। है क्या यहाँ पे कि गूगल क्लाउड, सॉरी क्या बोल रहा था, एक सेकंड, जो आपका ग्लोबल क्लाउड एक्सचेंज है वहां पे सारे प्रोवाइडर ने अपना रिसोर्सेज को लिस्ट करके रखा है, रजिस्टर करके रखा है। अब यूजर यानी कंज्यूमर या ब्रोकर ने जो रिक्वेस्ट किया जिस रिसोर्सेज के लिए, उसके अकॉर्डिंग वो बेस्ट प्रोवाइडर का जो ऑफर है उसको सजेस्ट किया जाएगा। किसको, अ, जो ही उस रिक्वेस्ट कर रहा है, लाइक फ्लिपकार्ट का एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया था, कंज्यूमर को, राइट, उसको क्या करेगा, सजेस्ट करेगा, ऑफर करेगा। तो इस प्रोसेस को हम मैच मेकिंग कहते हैं, ठीक है, थर्ड स्टेप यही समझ रहे हैं। तो एक्सचेंज जो होगा वो चेक करेगा AWS, एज्योर एंड गूगल फाइंड AWS मुंबई फिट्स फ्लिपकार्ट नीड्स, तो उसे वो एलोकेट कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे फोर्थ हमारे पास होता है SLA, नेगोशिएशन है, एग्रीमेंट ऑन सर्विस लेवल, बोथ साइड्स एग्री ऑन टर्म्स लाइक सॉरी 99.9% यहाँ पे अप टाइम यहाँ पे है, राइट। और बेसिकली लेटेंसी, हाउ फास्ट सर्विस रिस्पॉन्ड, प्राइस एंड पेनाल्टीज इफ SLA ब्रेक्स। तो एग्जांपल लाइक फ्लिपकार्ट एंड AWS दोनों एग्री करते हैं तो आगे वहाँ पे कंटिन्यू किया जा सकता है। इफ टाइम गोज बिलो 99.9% तो वहाँ पे क्या होगा, वो चीज़ आपकी फिर वहाँ पे बोल सकते हो कि मतलब क्या बोल सकते हैं, जैसे कि अप टाइम जो है 99.9% वहाँ पे अप टाइम बोल रहा है, बेसिकली AWS का जो प्रॉमिस, परफॉर्मेंस प्रॉमिस जो है आपका 99.9% है, ठीक है। और फ्लिपकार्ट क्या बोल रहा था कि उनको बहुत फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए 50 मिली सेकेंड के अंदर ही, बेसिकली, राइट। जैसे उनको 20 सर्वर चाहिए था फॉर द 5 days विद फास्ट रिस्पॉन्स अंडर 50 मिली सेकेंड। सो इट इज बेस्ट, यू कैन से एक्सचेंज जो होगा वो प्रोवाइड करेगा किसको, AWS को। तो इन दोनों का एग्रीमेंट यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद फिफ्थ देख लेते हैं, प्रोविजनिंग एंड ऑर्केस्ट्रा को स्टेप अच्छे से याद रखना। पहला यहाँ पे क्या हुआ कि एक्सचेंज पर प्रोवाइडर ने रजिस्टर कर दिया, ठीक है, कंज्यूमर ने रिक्वेस्ट किया, ओके, मैच मेकिंग किया गया, बेस्ट वहाँ पे निकाला गया ऑफर, फिर SLA नेगोशिएशन यहाँ पे किया गया, ठीक है। जो सर्विस लेवल जो एग्रीमेंट है वो चीज़ यहाँ पे देखा जाएगा, राइट, सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक। कि जैसे फ्लिपकार्ट को फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए तो क्या AWS फास्ट रिस्पॉन्स दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे SLA नेगोशिएशन स्टेप में होगा। देन इसके बाद प्रोविजनिंग एंड ऑर्केस्ट्रेशन यहाँ पे होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है इसको भी आओ देखते हैं। द रिसोर्सेज आर नाउ एलोकेटेड एंड सेटअप फॉर द कंज्यूमर, लाइक फ्लिपकार्ट के लिए अब वो क्या होगा, AWS का जो सेटअप होगा एलोकेट कर दिया जाएगा, राइट। इसके बाद ये तो आपका प्रोविजनिंग हो जाएगा, राइट, कि एलोकेट कर दिया गया, सेटअप कर दिया गया कंज्यूमर के लिए। ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब है कनेक्ट करना एवरीथिंग टुगेदर, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्क, सबको एक साथ क्या करना, कनेक्ट कर देना, ताकि जो फ्लिपकार्ट है उसे उसको यूज कर पाए। फ्लिपकार्ट न्यू 20 सर्वर आर लॉन्च्ड ऑटोमेटिकली एंड कनेक्टेड टू देयर वेबसाइट सिस्टम, समझे, यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद मॉनिटरिंग, द एक्सचेंज कीप्स चेकिंग वेदर द प्रोवाइडर्स इज फॉलोइंग सर्विस लेवल एग्रीमेंट और नॉट, राइट। तो सिंपल सी बात है, एक्सचेंज ने ही उसको एलोकेट किया है कंज्यूमर को, राइट। तो इस एक्सचेंज को बस आप एक मिडिल मैन की तरह समझो कि कंज्यूमर एक्सचेंज के पास जा रहा है, अपनी सारी रिक्वायरमेंट, सारे रिक्वेस्ट कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग वो बेस्ट ऑफर प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि सारे एक्सचेंज पे सारे प्रोवाइडर ने अपना रिसोर्सेज रजिस्टर करके रखा हुआ है, समझ पा रहे हो। तो यही है, मॉनिटरिंग का काम एक वही करता है, आपका एक्सचेंज ही वहाँ पे करेगा, ठीक। बिलिंग एंड सेटलमेंट लास्ट में यहाँ पे होगा, एट द एंड यूजर्स इज मेजर्ड, कि कितना यूजर्स वहाँ पे यूज किया गया है, बिल्स क्रिएट किया जाएगा, पेमेंट आपका सेटल हो जाएगा, ठीक है। जैसे क्या था, वहाँ पे AWS का एग्जांपल हम क्या लेकर चल रहे थे, पर आवर्स उनका ये रेट था, इन्होंने 20 सर्वर 5 days के लिए, तो कुछ कैलकुलेशन करने के बाद इतना आ रहा है, इतना भैया फ्लिपकार्ट को पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही सेम चीज़ है, यहाँ पे हमने समझ लिया कि ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी, राइट, कि ये ग्लोबल क्लाउड एक्सचेंज का मतलब क्या है। कुछ नहीं है, इसे आप एक हब की तरह समझो, एक सेंट्रल अथॉरिटी की तरह समझो, जहाँ पे सारे क्लाउड प्रोवाइडर ने अपना रिसोर्सेस क्या किया है, रजिस्टर करके रखा है, और जो कंज्यूमर, जो ब्रोकर हैं, जिनको रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वेस्ट करते हैं एक्सचेंज से, और एक्सचेंज फिर वहाँ पे मैच मेकिंग करेगा, बेस्ट प्रोवाइडर फाइंड करेगा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंज्यूमर। देन उसके बाद SLA नेगोशिएशन होगा, मतलब कि सर्विस लेवल एग्रीमेंट किया जाएगा कि हाँ सारे सर्विसेज सेटिस्फाई हो रहे हैं। देन उसके बाद प्रोविजनिंग होगा, एलोकेट हो जाएगा, फिर ऑर्केस्ट्रेशन में क्या होगा, सारी चीजें कनेक्ट की जाएगी एक साथ, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्क को, ठीक है। फिर मॉनिटरिंग स्टार्ट हो जाएगी, लास्ट में बिलिंग एंड स्टेटमेंट हो जाएगा, बस।
ठीक। एंड द लास्ट में अगर देखना है तो ये सुपर सिंपल एनोलॉजी यहाँ पे करके आप देख लेना, ये बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। आई थिंक आपको इतने में ही आप क्लियर हो गया होगा, नोट्स रहेगा रीड करना एक्स्ट्रा जो भी चीजें हैं, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि है चैलेंजेस इन ग्लोबल क्लाउड एक्सचेंज। अब यहाँ पे देखते हैं चैलेंजेस इन ग्लोबल क्लाउड एक्सचेंज। मतलब यहाँ पे चलो ठीक है, ये हम समझ रहे थे, देखना ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना, ग्लोबल क्लाउड एक्सचेंज जो भी है, ठीक है। तो हमने समझ लिया ये कैसे काम करते हैं, काफी सारे स्टेप्स थे इसमें। अब ग्लोबल क्लाउड एक्सचेंज में ना काफी सारे चैलेंजेस भी आते हैं, वो वन बाय वन यहाँ पे आओ समझ लेते हैं, पॉइंट्स याद रखना बस, ठीक है। तो पहला आता है यहाँ पे इंट्रोपरेबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है, कंपैटिबिलिटी इश्यूज। मतलब डिफरेंट क्लाउड्स लाइक एडब्ल्यूएस, एज़्योर, गूगल यूज डिफरेंट सिस्टम एंड एपीआईज। इससे क्या होगा, इट इज हार्डर टू कनेक्ट और मूव एप्स बिटवीन देम। सो ये हो जाएगा आपका कंपैटिबल एक इशू यहाँ पे आ जाता है ग्लोबल क्लाउड एक्सचेंज को लेकर के। दूसरा आपका है सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट। व्हेन यू यूज अनदर प्रोवाइड रिसोर्सेज यू मस्ट ट्रस्ट देम विद योर डेटा। ओके, व्हाट इफ दे डोंट इनक्रिप्ट योर फाइल्स प्रॉपर्ली और मिस यूज योर डेटा। तो एक सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट इश्यूज भी होता है, समझ पा रहे हो। तो एक चैलेंजेस है जो आता है जब भी हम ग्लोबल क्लाउड एक्सचेंज को यूज कर रहे होते हैं, उस पे रिसोर्सेज को बेसिकली रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। सो डेटा प्राइवेसी एंड लॉ, मेनी कंट्रीज हैव रूल्स, डेटा मस्ट स्टे इनसाइड द कंट्री, इंडियन यूजर्स डेटा मे नॉट बी अलाउड टू मूव टू द यूएस सर्वर। तो एक डेटा प्राइवेसी एंड लॉस करके भी एक चैलेंजेस आता है। बेसिकली जब भी हम गूगल क्लाउड एक्सचेंज से कोई भी एज अ कंज्यूमर और एज अ क्लाउड प्रोवाइडर अगर डेटा वहाँ पे क्या करते हैं, रजिस्टर करते हैं, कोई कंज्यूमर रिक्वेस्ट करता है, तो ये सारे चैलेंजेस आते हैं, डेटा प्राइवेसी लॉ, सिक्योरिटी ट्रस्ट एंड एसएलए यानी कि सर्विस लीगल एग्रीमेंट इश्यूज। इफ प्रोवाइडर ने अगर प्रॉमिस किया 99.9% उनका अप टाइम है, मतलब फेल ज्यादातर नहीं होता, बट अगर फेल हो जाता है सो व्हाट अबाउट राइट, उसके बारे में फिर क्या होगा, कौन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इफ फ्लिपकार्ट साइट अगर क्रैश कर जाता है तो कौन पे करेगा, एडब्ल्यूएस और द एक्सचेंज। तो ये भी कंफ्यूजन है, एक प्रॉब्लम है, राइट। तो क्योंकि ऊपर भी एग्जांपल में देखा था, एडब्ल्यूएस ने क्या, सॉरी फ्लिपकार्ट ने क्या किया, ग्लोबल एक्सचेंज से रिक्वेस्ट किया, एडब्ल्यूएस को सजेस्ट किया ग्लोबल एक्सचेंज ने फॉर द बेस्ट फिट, क्योंकि हो रहा था, राइट। तो मे बी अगर भले ही वहां पे उनका प्रॉमिस परफॉर्मेंस प्रॉमिस 99.9% होता, बट इन रेयर केस अगर फेल हो जाता है तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो ये भी एक चैलेंज आता है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया चैलेंजेस इन ग्लोबल क्लाउड एक्सचेंज, याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि है क्लाउड सिक्योरिटी ओवरव्यू, ठीक है। अब थोड़ा क्लाउड को लेकर के सिक्योरिटी के बारे में हम समझेंगे, क्लाउड में सिक्योरिटी कैसे होती है, सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या क्या होते हैं, इन सब के बारे में, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं। क्लाउड सिक्योरिटी ओवरव्यू का खाली बस इतना मतलब है, क्लाउड में जो भी आपका डेटा भैया स्टोर हो रहा है उनको बस प्रोटेक्ट करना, आपके एप्लीकेशंस को, आपके रिसोर्सेज को, विच इज स्टोर्ड इन द बेसिकली क्लाउड, राइट। तीन वर्ड इसका है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। बस यही आपका क्लाउड सिक्योरिटी दिखाता है। क्लाउड कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है ओनली द राइट पीपल कैन एक्सेस योर डेटा, इंटीग्रिटी मतलब डेटा कैन नॉट बी चेंज्ड बाय अटैकर्स, अवेलेबिलिटी व्हेन एवर यू वांट टू व्यू योर डेटा, तो डेफिनेटली आप उसे व्यू कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, तो अवेलेबल होना चाहिए इमीडिएट जब भी आप देखना चाहते हो। सो दिस इज व्हाट अवेलेबिलिटी का मतलब है। तो क्लाउड सिक्योरिटी का मतलब यही है कि आपका पूरा डेटा प्रोटेक्ट होना चाहिए, आपका एप्लीकेशन प्रोटेक्ट होना चाहिए, ओके। रिसोर्सेज जो कि स्टोर्ड है क्लाउड में जो यूज हो रहा है, तो वो सब आपका वहाँ पे स्टोर मतलब कि प्रोटेक्ट होना चाहिए, राइट। तो ये होता है क्लाउड सिक्योरिटी का ओवरव्यू, ठीक। चलिए सिक्योरिटी चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। जब भी हम क्लाउड कंप्यूटिंग में बात करते हैं सिक्योरिटी को लेकर के, तो काफ़ी सारे चैलेंजेस आते हैं, ठीक है। तो यस, इसको देखते हैं और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, काफ़ी बार पूछा जाता है। तो पहला चैलेंजेस आता है डेटा ब्रीच का। मतलब डेटा आपका थेफ्ट, मतलब कि डेटा थेफ्ट का वहाँ पे एक इशूज आता है, चैलेंजेस आता है। मतलब हैकर्स में स्टील सेंसिटिव डेटा फ्रॉम द क्लाउड, क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन स्टोलन फ्रॉम अ शॉपिंग साइट क्लाउड। यस ऐसा होता है, बट ज़्यादातर काफ़ी रेयर केस में होता है, बट कोई भी 100% चीज़ सिक्योर नहीं होती है, ठीक है। तो एक चैलेंजेस है, आता है क्लाउड कंप्यूटिंग में भी, डेटा ब्रीच का, डेटा आपका चोरी हो सकता है, राइट। तो आई होप समझ पा रहे हो। तो ये सिक्योरिटी चैलेंजेस हमारा पहला डेटा ब्रीच हो जाएगा, डेटा थेफ्ट हो जाएगा। सेकंड हमारे पास डेटा लॉस, डेटा मे गेट डिलीटेड एक्सीडेंटली और ड्यू टू अटैक, डेटा आपका उड़ सकता है, ठीक है। कंपनी लॉसेस कस्टमर रिकॉर्ड्स बिकॉज बैकअप उन्होंने नहीं किया था। हालांकि
किसी भी अगर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को आप यूज करते हो तो सारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तो प्रोवाइडर्स की होती है, राइट। तो बट इन सम रेयर केस चैलेंजेस ही हम पढ़ रहे हैं, तो काफी सारे चैलेंजेस तो आ ही सकते हैं, हमें लिखना है बस खाली यहाँ पे, राइट। अकाउंट हाईजैक भी हो जाता है इफ हैकर स्टील लॉगिन योर लॉगिन पासवर्ड अगर वो हैक कर लेते हैं, सो दे कैन कंट्रोल क्लाउड रिसोर्सेज। सिंपल सी बात है, आपने AWS पे अपना स्टोरेज रिसोर्सेज आप लेके बैठे हो, आप अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड ही किसी को दे देते हो, तो फिर प्रॉब्लम तो आएगी। या किसी तरीके से कोई अगर आपका यूजर आईडी पासवर्ड ले लेता है तो मिस यूज कर सकता है आपके रिसोर्सेज का, राइट, कंट्रोल कर सकता है। तो ये अकाउंट हाईजैकिंग का भी वन ऑफ द सिक्योरिटी चैलेंज ही है जो आप लिख सकते हैं। insider threats, employees of cloud providers or company misuse access। यस, सो क्लाउड प्रोवाइडर के जो इम्प्लॉयज होते हैं, ये भी काफी टाइम देखा गया है, ठीक है। जैसे किसी कंपनी की बात करें, किसी कंपनी में जो इम्प्लॉयज होते हैं वही मतलब हैकिंग या डिफरेंट डिफरेंट, जस्ट आई एम गिविंग एन एग्जांपल, राइट। सो ये सारी चीजें होती है, उस तरीके से क्लाउड प्रोवाइडर के भी जो इम्प्लॉयज होते हैं वो भी मिसयूज करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट, उनके एक्सेस का। तो ये इसे हम बोलते हैं इनसाइडर थ्रेट्स बोलते हैं। और इनसिक्योर एपीआईज, क्लाउड प्रोवाइडर एपीआईज लाइक क्लाउड प्रोवाइडर जो एपीआईज होते हैं, एपीआईज आर वीक, हैकर्स कैन अटैक इजीली। अब एपीआईज वगैरह क्या होता है ये मैंने बताया था, आई थिंक यूनिट सेकंड में बताया था कंप्लीट, इसमें वेब एपीआईज वगैरह के बारे में, ठीक है। मतलब जो एपीआईज बनाया जाता है वो रेस्टफुल आर्टिस्ट को फॉलो हो रहा हो और बहुत सिक्योर एपीआई होना चाहिए, कोई डायरेक्ट एपीआई में ना घुस जाए और एक्सेस कर ले आपके डेटा को, ठीक है। तो अगर आप पुअरली प्रोटेक्टेड एपीआई है तो हैकर उसका फायदा उठा करके एक्सेस कर सकते हैं आपके डेटाबेस को, देन डेटाबेस एक्सेस हो गया, देन डेटा तो गया फिर, ठीक है। तो कॉम्प्लियंसेस एंड लीगल इश्यूज ये भी होता है, डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट रूल्स अबाउट द डेटा स्टोरेज, और ये भी एक चैलेंज है। इंडिया में कुछ अलग रूल चल रहा है, राइट, से डेटा सिक्योरिटी को लेकर के, यूएस में कुछ अलग ही है, तो सबका एक अलग अलग है। तो कंपैटिबिलिटी इश्यूज हमने देखा ही है, तो ये चीज हमारे पास आ जाता है कि डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट रूल्स अबाउट द डेटा स्टोरेज। तो ये भी एक चैलेंज आ जाता है, राइट, डेटा सिक्योरिटी को ले करके। अच्छा, तो ये सारे हमने यहाँ पे चैलेंजेस हमने देखा, क्लाउड सिक्योरिटी ओवरव्यू हमने देख लिया, और भी यहाँ पे है, लिख सकते हो, शेयर्ड टेक्नोलॉजी रिस्क इन क्लाउड, मैनी यूजर्स शेयर द सेम हार्डवेयर, राइट, इफ आइसोलेशन फेल डेटा कैन बी लीक, ओके, डिनाइल ऑफ सर्विस, डीओएस अटैक, डीडीओएस अटैक, डिफरेंट डिफरेंट होता है, यहाँ पे लिख सकते हो। तो चैलेंजेस ही आपको लिखना है, जो भी आपको समझ में आता है वो आप पॉइंट्स में यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, रटने मत बैठना, जस्ट पॉइंट याद रखना, डेटा ब्रीच, डेटा लॉस, अकाउंट हाईजैकिंग, पॉइंट बस किसी तरीके से याद कर लेना, कहानी लिख पाओ। अगर ये इंपॉर्टेंट है, राइट, 7 मार्क्स में पूछा जाता है, पूछ लिया जाता है, तो अच्छे से आपको लिखना है। अब इसके बाद देखते हैं सिक्योरिटी गवर्नेंस क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग में। ओके, सिक्योरिटी गवर्नेंस इन क्लाउड कंप्यूटिंग। पहली चीज तो देखो, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब समझ में आ रहा है, गवर्नेंस का मतलब कि कुछ रूल, राइट, एक सेट ऑफ रूल पॉलिसीज जो किसी चीज को कंट्रोल कर रहा होगा, कंट्रोल किसको कर रहा होगा, सिक्योरिटी को, बस यही है। देखो, सिक्योरिटी गवर्नेंस का मतलब यहाँ पे है कि a set of rules policies and मतलब a set of rules policies that controls that guide how security is managed in the cloud. It ensure cloud services are safe, legal and aligned with the business goals or not. तो सिक्योरिटी गवर्नेंस ही डिसाइड करता है क्लाउड कंप्यूटिंग में। की पार्ट्स की बात करें क्लाउड सिक्योरिटी गवर्नेंस में, पहला पॉलिसीज एंड रूल्स, डिफाइन व्हाट इज अलाउड एंड हु इज नॉट, ऑल डेटा मस्ट बी एन्क्रिप्टेड और ओनली मैनेजर्स कैन एक्सेस फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो ये क्या है, अगर आप अब देखो चीजें हम यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे सिक्योरिटी और अच्छी हो सकती है, तो और अच्छी अगर हमें सिक्योरिटी को बहुत अच्छा करना है तो गवर्नेंस होना चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ताकि कोई मतलब, ताकि ये जो जो चैलेंजेस थे ना, ये चैलेंजेस रिड्यूस हो सकें, राइट। अब जैसे एक देखो सेट ऑफ अगर रूल होगा हमारे पास, मतलब एक सिक्योरिटी गवर्नेंस होगा, राइट, तो यहाँ पे क्या होगा, जो अभी यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे कि इनसाइडर थ्रेट हो रहा था, राइट, किसी क्लाउड प्रोवाइडर का एम्प्लॉय ही डेटा को मिसयूज कर रहा है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। अगर सेट ऑफ रूल पॉलिसीज आपने बना रखा है किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो फिर सही हो जाएगा, राइट, कोई सिक्योरिटी वहाँ पे फिर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। तो यहाँ पे वही लिखा है कि कौन अलाउ है, कौन अलाउ नहीं है किसी के डेटा को देखने के लिए, ये सब पॉलिसीज रूल्स वहाँ पे मेंशन रहता है, ठीक है, बताया, मतलब सब पॉलिसीज एप्लीकेबल होता है सभी के ऊपर। तो ये होता है आपका यहाँ पे कुछ पार्ट्स, और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे है, क्लियर असाइनमेंट ऑफ हु मैनेज एंड व्हाट मैनेज, राइट, कंप्लायंस रेगुलेशंस फॉलो लॉज, आपका जो वहाँ पे सारे लॉज वहाँ पे फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, लाइक आईटी एक्ट इन इंडिया, राइट, जीडीपीआर रूल है, ये सब फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लाइक जैसे देखो एग्जांपल, अ हॉस्पिटल मस्ट प्रोटेक्ट, एक सेकेंड, देखो, a hospital must protect patient data according to the medical laws, right। ऐसा ना हो कि कोई भी आकर के, राइट,
मतलब कि झूठ बोल करके किसी के पेशेंट का रिकॉर्ड देख ले और उसका मिसयूज कर ले, तो ये सब चीज़ क्या है, अगर एक लॉज, एक मेडिकल लॉज को फॉलो नहीं हो रहा होगा तो यस ये पॉसिबल है, कोई भी अगर किसी का भी देख पाएगा, राइट, लेकिन नहीं होता है ऐसे। तो ये सारी चीज़ यही है आपका क्या, सिक्योरिटी गवर्नेंस। सिक्योरिटी के लिए एक सेट ऑफ रूल बना दिया गया है भैया कि जिन रूल को फॉलो करिए सिक्योरिटी आपकी इनहेंस होगी, सिक्योरिटी में जो चैलेंजेस थे वो रिड्यूस हो जाएंगे। रिस्क मैनेजमेंट, आइडेंटिफाई पॉसिबल रिस्क, डेटा लॉस, हैकिंग एंड प्रिपेयर सॉल्यूशंस, राइट। तो बैकअप प्लान लेकर के बैठो हर एक डेटा का, इन केस अगर हो भी जाता है तो बैकअप हो हमारे पास। मॉनिटरिंग एंड ऑडिटिंग, इंसिडेंट रिस्पांस, प्लीज रीड करना इसे वन बाय वन। अगर मैं पढ़ने बैठा तो लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा, समझ में आई होप आपको आ रहा होगा सिक्योरिटी गवर्नेंस क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या है, इसके की पार्ट्स आपको बताने हैं, ये कुछ की पार्ट्स मैंने आपको बताया, राइट। तो 6 यहाँ पे पॉइंट्स आपको राइट करने हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सिक्योरिटी। ये देखो, अब ये भी यूनिट थर्ड में हमने आपको बताया था सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज क्या होता है, राइट। तो यहाँ पे भी बता देते हैं, बेसिकली जो क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं वो हमें 3 टाइप के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस होता है, एंड दूसरा था प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज, तीसरा यही है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज में वहाँ पे क्या था, प्लीज अगर आपने देखा है तो समझ में आ रहा होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज में ये था कि पूरा का पूरा हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया जाता था, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना, मैनेज करना, सब कुछ वहाँ पे हमारा हेडक था, राइट। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस था। दूसरा हमारे पास प्लेटफॉर्म हमें वहाँ पे मिल जाता था। तो वहाँ पे तीसरा था हमारे पास सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज, मतलब वहाँ पे हमें सारी चीज़ें मतलब प्रोवाइड कर दी गई, जस्ट हम अपना वहाँ पे अकाउंट बनाएं, यूज़ लॉग इन करें और रिसोर्सेज को यूज़ करना स्टार्ट करें, राइट, और पे करें जितना भी यूज़ करते हैं। तो बस उसी तरीके से उसको उसको लेकर के क्या सिक्योरिटी यहाँ पे है ये हमें यहाँ पे देखना है। सॉफ्टवेयर देखो यहाँ पे लिखा है सॉफ्टवेयर डिलीवर्ड ओवर द इंटरनेट, बेसिकली लाइक जीमेल, गूगल ड्राइव, जूम, ड्रॉपबॉक्स। SaaS सिक्योरिटी का मतलब है प्रोटेक्ट करना डेटा, यूजर्स एंड एप्लीकेशन इनसाइड SaaS प्लेटफॉर्म्स फ्रॉम थेफ्ट, लॉस और मिसयूज। तो वही SaaS प्लेटफॉर्म जो है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज जो प्लेटफॉर्म है, उनको प्रोटेक्ट करना, यही हमारा SaaS सिक्योरिटी का बिल्कुल कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपके गूगल ड्राइव को सिक्योर रखना, ये भी आपका क्या है, SaaS सिक्योरिटी है, राइट। जैसे कि कोई भी आपका ना देख पाए ड्राइव में जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, अनऑथराइज्ड यूजर्स ना उसको देख पाए, विजिट कर पाए। तो ये होता है इंपॉर्टेंस ऑफ SaaS सिक्योरिटी। पहला, प्रोटेक्ट सेंसिटिव डेटा। सो पहला हमारे पास है प्रोटेक्ट सेंसिटिव डेटा। कंपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स ऑन गूगल ड्राइव मस्ट स्टे प्राइवेट। Yes, ensure business continuity. If SaaS is attacked, business apps can stop working. तो ये सब मतलब SaaS सिक्योरिटी की इम्पोर्टेंस है। कंप्लेंट्स विथ लॉज, कंपनीज मस्ट फॉलो लीगल लॉज, लाइक ये सारे लॉज होते हैं। बिल्ड्स ट्रस्ट, कस्टमर फील सेफ व्हेन दे नो देयर डेटा इज सिक्योर। समझ पा रहे हो, तो ये सारे हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंस है SaaS सिक्योरिटी के। ओके, सो कुछ चैलेंजेस भी आओ देख लेते हैं, राइट। क्या होता है ऐसा सिक्योरिटी में, क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पे कुछ अलग अलग मत याद करने बैठना, जो सिक्योरिटी चैलेंजेस आप यहाँ पे पढ़ रहे थे इतने सारे 6 पॉइंट, बस यही इसमें भी लिख सकते हो, कुछ नया थोड़ी ना आ जाएगा। देखो वही सब है यहाँ पे, डेटा ब्रीचेस है, अकाउंट हाईजैकिंग है, राइट, इनसाइडर थेफ्ट है, डेटा लॉस, शैडो आईटी, सब वही सारी चीजें हैं, यहाँ पे कुछ नया नहीं है। तो बस वही फिर से आपको यहाँ पे लिखना है, राइट, बस थोड़ा सा SaaS के फॉर्म में, यानी कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज सिक्योरिटी के टर्म में लिखना है और लिख पाओगे। वैसा नहीं कि यहाँ पे अलग से चलो इसको आप पढ़ो फिर उसको भी अलग से पढ़ो, सो ये सही तरीका नहीं है, राइट। चलिए अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज का सिक्योरिटी के बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होते हैं, राइट। अगर आपको अपने SaaS प्लेटफॉर्म जो होता है उसको क्या करना है, सिक्योर करना है, तो बेस्ट प्रैक्टिसेस ये होगा कि भैया स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन करिए, MFA यूज करिए, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, पासवर्ड, OTP जो होता है सब यूज कर लीजिए, ठीक है। डेटा इंक्रिप्शन वहाँ पे करिए, ठीक है। सो डेटा आपका इंक्रिप्ट होकर के स्टोर होगा तो कोई दिक्कत नहीं। एक्सेस कंट्रोल, गिव यूजर्स ओनली नेसेसरी एक्सेस। जैसे कोई डॉक्यूमेंट आप गूगल ड्राइव पे अपलोड करते हो, गूगल ड्राइव इट इज ऑल्सो अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज, एक प्लेटफॉर्म है बेसिकली जो आप यूज करते हो। तो जैसे वहाँ पे क्या है कि कोई डॉक्यूमेंट आप अपलोड करते हो तो वहाँ पे देखो जब भी आप डॉक्यूमेंट को शेयर करना चाहते हो तो वहाँ पे एक्सेस पूछता है कि क्या एनीवन कैन व्यू विद द लिंक, और यू वांट
मतलब कि कोई प्राइवेट मेंबर देखे आपके वो डॉक्यूमेंट, तो वो चीज़ वहाँ पे एक्सेस कंट्रोल आप कर सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इंटर्न्स कांट एक्सेस फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, लाइक जिसे आप नहीं भेजना चाहते तो वो नहीं एक्सेस कर पाएगा। सो रेगुलर मॉनिटरिंग एंड ऑडिटिंग, बैकअप एंड रिकवरी प्लान्स, तो ये सब ना बेस्ट प्रैक्टिसेस होते हैं, ये सब अगर फॉलो किया जाता है तो फिर सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी और डेटा लॉस, डेटा हैक की जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएगी, ठीक है। और एम्प्लॉय ट्रेनिंग, मतलब कि टीच करिए एम्प्लॉयज को टू अवॉइड फिशिंग, वीक्स पासवर्ड एंड अनसेफ एप्स। और कंप्लेंट्स चेक्स, ऐसा लग रहा है यहाँ पे मैं साइबर सिक्योरिटी आपको पढ़ा रहा हूँ, बट हाँ थोड़ा सा टर्म है यहाँ पे, थोड़ा साइबर रिलेटेड या सिक्योरिटी रिलेटेड, तो ठीक है। सो एम्प्लॉयज ट्रेनिंग, यहाँ पे मतलब कि जो भी एम्प्लॉयज है उनको ट्रेन करना, गाइड करना, राइट, कि डिफरेंट डिफरेंट अटैक्स के बारे में, ताकि वो अवेयर हो सकें। समझ पा रहे हो, नहीं उनको पता ही नहीं है चीज़ें कि कैसे क्या है, और अपना यूजर ईमेल आईडी पासवर्ड सब दे करके बैठे हैं किसी को, ठीक है। तो कंप्लेंट्स चेक्स यहाँ पे है, इंश्योर्स एज प्रोवाइडर फॉलो रूल्स, फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस होते हैं। तो ओवरऑल ये हमने देखा सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज सिक्योरिटी, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, इसके क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है, और बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हो सकते हैं, ये हमने यहाँ पे देख लिया। अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास स्टार्ट होता है virtual machine security, or you can say virtualized security. What is virtualized security, or you can say virtual machine security, ठीक है। जैसे हमने देखा था वर्चुअलाइजेशन में, जो भी हमारा फिजिकल सर्वर होता है, फिजिकल जो मशीन होती है, उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ द वर्चुअलाइजेशन वर्चुअल मशीन के अंदर। तो वर्चुअल मशीन को भी तो हमें सिक्योर करना पड़ेगा, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो वर्चुअलाइज सिक्योरिटी का मतलब है ये भी सिंपल, कि वर्चुअल इन्वायरमेंट को क्या करना, सिक्योर करना बेसिकली, जहाँ पे बहुत सारे वर्चुअल मशीन्स रन कर रहे हैं सेम फिजिकल सर्वर पे यूजिंग अ हाइपरवाइजर। ये बेसिकली आपका एक टूल था, मैजिक टूल, जो वर्चुअलाइजेशन परफॉर्म कराता है, बताया था आपको, ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ पे लिखा है व्हेन वन कंप्यूटर सर्वर इज डिवाइडेड इनटू मैनी वर्चुअल मशीन, ये कैसे होगा, एक सर्वर कैसे मल्टीपल वर्चुअल मशीन में डिवाइड होगा, सब यूनिट फर्स्ट में वर्चुअलाइजेशन में बताया था डिटेल से। तो नॉर्मल सिक्योरिटी टूल्स लाइक फायरवॉल्स, एंटीवायरस मे नॉट वर्क प्रॉपरली, राइट। तो वहां से आपका नॉर्मल सिक्योरिटी सही से काम नहीं करेगा, तो वर्चुअलाइज्ड वहां पे सिक्योरिटी आपको भैया वहां पे यूज करना पड़ेगा, ताकि जो आपने उस कंप्यूटर को डिवाइड किया मल्टीपल मैनी वर्चुअल मशीन्स में, तो वो वर्चुअल मशीन्स भी आपका क्या हो सके, सिक्योर हो सके, ठीक है। तो आओ देखते हैं कैसे सिक्योर हो सकता है, राइट। तो वर्चुअलाइज सिक्योरिटी आपका बेसिकली यही होता है। हाउ वर्चुअलाइज सिक्योरिटी वर्क्स, तो पहला हमारे पास है मॉनिटर वर्चुअल मशीन्स, कीप्स एन आई ऑन ईच वर्चुअल मशीन टू प्रिवेंट अटैक्स। तो पहला तो ये हो सकता है कि आप उसको मॉनिटर करते रहे हर एक वर्चुअल मशीन्स को, फॉर टू प्रिवेंट अटैक्स, प्रोटेक्ट हाइपरवाइजर, सिक्योर द सॉफ्टवेयर हाइपरवाइजर दैट कंट्रोल्स ऑल वर्चुअल मशीन। अगर वर्चुअल मशीन हैक होगा तो इसी टूल से होगा, हाइपरवाइजर, क्योंकि यही पूरा मैनेज करके रखता है। तो इसी टूल को हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर होता है बेसिकली, इसी सॉफ्टवेयर को ही हम बहुत सिक्योर करते हैं, जो सारे वर्चुअल मशीन को कंट्रोल करके रखता है, आइसोलेट करते हैं रिसोर्सेज को, stop one virtual machine from accessing or attacking another virtual machine। virtual firewalls होता है, उसे हम यहाँ पे यूज करें। तो ये कैसे वर्चुअलाइज सिक्योरिटी कैसे काम करता है, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है पॉइंट में, बता सकते हो। लाइक ये तो वही एग्जांपल हो गया, एग्जांपल अगर इसको समझने की कोशिश करो, इमेजिन करो कोई बहुत बड़ा एक अपार्टमेंट है, एक बिल्डिंग है, जिसे हम सर्वर कह रहे हैं, राइट। उसको हमने वर्चुअलाइजेशन की हेल्प से क्या किया, ये एग्जांपल मैंने आपको बताया था यूनिट फर्स्ट में, राइट। उस बिल्डिंग को, उस सर्वर को क्या किया हमने, मैनी फ्लैट में, यानी कि जिसमें बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे फ्लैट होते हैं कि नहीं होते, उसको हम वर्चुअल मशीन बोल रहे हैं, उसको हमने डिवाइड कर दिया, राइट। और इसी कॉन्सेप्ट को हम वर्चुअलाइजेशन बोल भी रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे वर्चुअल सिक्योरिटी, वर्चुअलाइज सिक्योरिटी ये होगी कि हर एक फ्लैट में एक सीसीटीवी लगा दो, ठीक है, बस लॉक लगा दो, गार्ड बैठा दो हर एक फ्लैट में, हो गया सिक्योर आपका, ठीक है। तो बस यही है कुछ कंसेप्ट वर्चुअलाइज सिक्योरिटी, मतलब जो एक हमारे पास रियल सर्वर, फिजिकल सर्वर था, उसको जब हमने बहुत सारे वर्चुअल मशीन में जब हमने डिवाइड किया विद द हेल्प ऑफ द वर्चुअलाइजेशन, तो उन वर्चुअल मशीन्स को भी सिक्योर करना इंपॉर्टेंट होता है, और उसी को सिक्योर करने के लिए हम वर्चुअलाइज सिक्योरिटी का ये कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। कितने टाइप्स का वर्चुअलाइजेशन सिक्योरिटी होता है, पहला हमारे पास होता है नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन सिक्योरिटी, इसे देखते हैं। प्रोटेक्ट वर्चुअल नेटवर्क सॉफ्टवेयर बेस्ड network inside the cloud uses virtual firewalls, VPNs, राइट। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे, यानी कि नेटवर्क को कुल मिला करके वर्चुअल जो नेटवर्क होता है, देखो वर्चुअलाइजेशन में मैंने आपको काफी सारे टाइप्स भी बताए थे, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन, डेस्कटॉप स्टोरेज, तो बस जितने टाइप्स वहाँ पे आपने पढ़े थे ना सारे, क्योंकि स्टोरेज का भी वर्चुअलाइजेशन होता है, तो स्टोरेज को भी, तो वर्चुअल स्टोरेज को भी तो प्रोटेक्ट करोगे, सिक्योर करोगे, तो यस। अब पहले यहाँ पे नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन देख रहे हैं, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन सिक्योरिटी देख रहे हैं, मतलब
जो वर्चुअल नेटवर्क वहाँ पे मतलब बनाया गया, उसको अब यहाँ पे क्या करेंगे हम सिक्योर करेंगे। तो यहाँ पे वर्चुअल फायरवॉल होता है, वीपीएन होता है, इन सब का यहाँ पे यूज हम करते हैं वर्चुअलाइज नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन सिक्योरिटी में। अब देखो वही सब आ गया है, यहाँ पे कुछ नया नहीं है। स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन सिक्योरिटी, वहाँ पे हम स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन भी करते थे, राइट। तो उसको भी वर्चुअल, जो वर्चुअल स्टोरेज है उसको भी तो सिक्योर करेंगे। तो प्रोटेक्ट डेटा स्टोर्ड इन वर्चुअलाइज्ड स्टोरेज सिस्टम, राइट। यूज इंक्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल, बैकअप, सर्वर वर्चुअलाइजेशन सिक्योरिटी भी है। प्रोटेक्ट वर्चुअल मशीन्स रनिंग ऑन अ सर्वर, एंटीवायरस यूज करो, ठीक है। सो एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन सिक्योरिटी, प्रोटेक्ट करिए एप्स रनिंग इन अ वर्चुअल एनवायरनमेंट, सैंडबॉक्स यूज करिए, सैंडबॉक्सिंग, पैचिंग, एक्सेस कंट्रोल, सब टेक्निक्स होते हैं जो कि एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन सिक्योरिटी में यूज होते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ नया नहीं है, ये वही सब था आपका वर्चुअलाइजेशन का जो टाइप हम पढ़ रहे थे ना, वही सारे सारे टाइप्स आ गए, बस उसके आगे एक वर्ड लग गया सिक्योरिटी, बस उसके आगे सिक्योरिटी लग गया। तो इन सबको कैसे सिक्योर करना है, कहानी आपको लिखना है। देखो सारी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, रटने नहीं बैठना कोई भी चीजें सिस्टमैटिक वे में आपको पढ़नी है, तैयार करनी है। समझ पा रहे हो? चलिए अभी बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है क्लाउड IAM, राइट। ये आइकन थोड़ा देखा लग रहा है ना, यहाँ पे सिंपल वही होता है, आपने इसे यूज भी किया है आई थिंक। क्लाउड IAM का मतलब होता है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। मतलब क्लाउड IAM का मतलब है अ सिस्टम दैट कंट्रोल्स हु कैन एक्सेस क्लाउड रिसोर्सेज, व्हाट दे कैन डू एंड अंडर व्हाट कंडीशंस, यही होता है क्लाउड IAM। सॉरी। देखो यहाँ पे बेसिकली मैं क्लाउड IAM यहाँ पे मतलब देख रहे हैं, राइट। तो बेसिकली जो क्लाउड है उसको कौन कंट्रोल करेगा, कौन देखेगा, राइट, कौन एक्सेस कर सकता है और किस कंडीशन के बेसिस पे एक्सेस कर सकता है, ये सब मैनेज करेगा क्लाउड आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। एग्जाम्पल देखो, जैसे गूगल ड्राइव में मान लेते हैं आपने डिसाइड किया, राइट। देखो ऐसा होता है रियल में, राइट। जैसे गूगल डॉक्स का एग्जांपल लोगे तो मान लेते हैं उसे गूगल डॉक्स में काफी सारे लोग काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे सब कुछ आप कर सकते हो, लाइक उस टाइम पे फिर आप क्या होगे, आप एज अ IAM काम करोगे, राइट। वहाँ पे मैनुअली भी होती है और ऑटोमेटिकली भी वहाँ पे होती है, जो मैनेज कर रहा होता है कि कौन किसको एक्सेस कर पाएगा, ठीक है, किस डॉक्यूमेंट को, किस पेज को, राइट। तो गूगल ड्राइव में से लिखा हुआ यू कैन डिसाइड, लाइक देखो, मी आई कैन जस्ट व्यू ओनली, राइट। Abhishek can edit that files and admin can add or remove users, right। admin इन दोनों को हटा या जोड़ सकते हैं, मतलब कि रिमूव या ऐड कर सकता है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट दैट्स क्लाउड IAM इन एक्शन बेसिकली। तो यही होता है कि उस क्लाउड को देखो कैसे कौन मैनेज कर रहा है, उसकी आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, बस यही है कि कौन उसको एक्सेस करेगा, कौन उसको कंट्रोल करेगा, रिसोर्सेज को क्या कर सकता है, किस कंडीशन के बेसिस पे कर सकता है, ये क्लाउड IAM ही डिसाइड करता है। एक एडमिन की तरह आप इसे बोल सकते हो, बस, ठीक। चलिए ये हो गया क्लाउड IAM, हमने यहाँ पे देख लिया। अब इसमें कुछ कंपोनेंट्स भी होते हैं, राइट। कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, वो कंपोनेंट्स भी यहाँ पे हम समझ लेते हैं। तो पहला आइडेंटिटीज, मतलब यूजर एंड ग्रुप्स, पीपल और सर्विसेज यूजिंग द क्लाउड, जो क्लाउड को यूज कर रहे हैं, लाइक एम्प्लॉय, एडमिन, एप्लीकेशंस। तो वो एक आइडेंटिटी हो जाए, कंपोनेंट बताना है। फिर यहाँ पे ऑथेंटिकेशन, यानी कि वेरीफाई करना कि भैया कौन हो आप, राइट, हु आर यू, लाइक लॉग इन विद योर पासवर्ड, OTP और फिंगरप्रिंट। तो ऑथेंटिकेशन यही होता है कि बेसिकली ऑथेंटिकेट करना कि हाँ आप ऑथेंटिक पर्सन हो, आप ऐसे नहीं कि किसी की डॉक्यूमेंट को आप व्यू कर सकते हो, देख सकते हो। अगर देखना ही है तो आपके पास यूजर ID पासवर्ड होना चाहिए, लॉगिन कर लोगे देन आप ऑथेंटिकेट हो गए। ऑथराइजेशन का मतलब है एक्सेस कंट्रोल, चलो ठीक है, आप आपके पास ID पासवर्ड है, आपने लॉगिन कर लिया, बट जिस रिसोर्सेज को आप देखना चाहते हो उस रिसोर्सेज को देखने के लिए आप मतलब कि अलाउ होगी नहीं, राइट। ऐसा थोड़ी ना है कि जैसे एग्जांपल लेते हैं, किसी बैंक में आप काम करते हो, राइट, किसी बैंक में एज एन एम्प्लॉय काम करते हो, तो एज एन एम्प्लॉय आपका खाली काम जो भी होगा ऐसा नहीं होगा कि एज अ जो भी मैनेजर का काम है वो आप करना स्टार्ट कर दोगे, या बहुत मतलब ऐसी चीज जो एक्सेस आपको नहीं मिला है उसको भी करना चाहते हो। तो यही मतलब है ऑथराइजेशन का, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन, ये काफी इन डेप्थ, काफी ये आपके पॉइंट्स है जो यूज होते हैं, समझ में आई हो पा रहा होगा। ऑथेंटिकेशन मतलब कि आप कौन है, आप उसको बताइए, राइट, ऑथेंटिकेट हो कि नहीं, राइट, लॉगिन ID पासवर्ड डाल करके। ऑथराइजेशन में आप क्या क्या रिसोर्सेज आप वहाँ पे देख सकते हो, लाइक व्यू कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, क्या एक्सेसिबिलिटी आपको मिली हुई है, रूल्स एंड पॉलिसीज में डिफाइन परमिशन क्लियरली। और वहाँ पे एडमिन जो होगा सबको अपना रोल वहाँ पे डिफाइन कर सकता है, ठीक है।
आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये सारे जो कंपोनेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। लास्ट में ऑडिट एंड मॉनिटरिंग, वो तो हो ही रहा होगा, उसको ट्रैक करना, कौन एक्सेस क्या कर रहा है, राइट, कब कर रहा है, मॉनिटर करना, सारे एक लॉग क्रिएट करना, ये सारी चीजें। बेनिफिट क्या है क्लाउड आईएएम का, ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। स्ट्रॉन्गर सिक्योरिटी के लिए, लीस्ट प्रिविलेज के लिए, लीस्ट प्रिविलेज मतलब यूजर गेट ओनली व्हाट दे नीड, नथिंग एक्स्ट्रा, समझ पा रहे हो। कंप्लेंट्स मतलब मीट्स लीगल रूल्स और लॉस, राइट। सेंट्रलाइज कंट्रोल, वन डैशबोर्ड टू मैनेज एक्सेस अक्रॉस ऑल क्लाउड सर्विसेज, स्केलेबिलिटीज, ये सारे बेनिफिट्स होते हैं, यू कैन राइट। ओके, सो बेनिफिट्स हमने यहाँ पे देख लिया क्लाउड आईएएम का। नाउ कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस भी यहाँ पे देख लेते हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है क्लाउड आईएएम का, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। तो इसमें भी वही सेम चीज है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, फॉलो लीस्ट प्रीवियस प्रिंसिपल, गिव ओनली मिनिमम एक्सेस रिक्वायर्ड, किसी भी पर्सन को देना है, रेगुलर रिव्यू एक्सेस करना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिसीज, रोल बेस्ड एक्सेस। अब देखो इसमें मैं आपको क्या ही कॉन्सेप्ट बताऊं, जस्ट यहाँ पे हेडिंग लिखा है, पॉइंट्स लिखा है, और उसी को बस आपको रिमेंबर रखना है कि हाँ ये सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है। इनेबल करना लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग को, तो यही है, जैसे आप सारी चीजें कर लिया आपने, लॉगिंग ही नहीं कर रहे हो, मॉनिटर ही नहीं कर रहे हो चीजों को, सस्पिशियस एक्टिविटी को देख ही नहीं रहे हो, तो फिर ये कहाँ का बेस्ट प्रैक्टिस आपका ये होगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना है, 7 पॉइंट्स। एमएफए यूज करो, यानी कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉलो करिए, लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल को, इसका मतलब क्या है, मिनिमम एक्सेस सबको देना है, राइट। रेगुलरली रिव्यू करिए एक्सेस को, रिमूव एक्सेस फॉर एम्प्लॉय जो लीव कर चुके हैं, जा चुके हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिसीज यहाँ पे बनाइए, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल होना चाहिए, एडमिन एडमिन का सारा फंक्शनलिटी कर पाएगा, यूजर यूजर का, ऐसे अलग अलग, ठीक है। तो इनेबल मॉनिटरिंग वगैरह तो बताया, यूज यूज आइडेंटिटी फेडरेशन, अलाउ लॉगिन विद ट्रस्टेड आईडीज, ओके। तो ये सारे हमारे कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस थे क्लाउड आईएएम के। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक है क्लाउड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, राइट। आओ इसे देख लेते हैं, तो लास्ट टॉपिक यहाँ पे चल रहा है, राइट। इसके बाद एक हनी पॉट करके कुछ है, उसको देख लेंगे, फिर आपका यूनिट फिनिश। तो क्या होता है आपका यहाँ पे क्लाउड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। क्लाउड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड का मतलब है ना, कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस बना दिया गया है किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जरिए, जो भैया आपको उसको फॉलो करना है। अगर आप एक अच्छा सिक्योरिटी चाहते हो, क्लाउड सिस्टम को चाहते हो कि सिक्योर रहे, सेफ रहे, रिलायबल रहे, कंप्लिएंट रहे, तो उस गाइडलाइन को आपको फॉलो करना ही करना है, ठीक है। जैसे कोविड के टाइम पे क्या था, एक गाइडलाइन का चलाया गया था कि घर में रहना है, मास्क पहनना है, ये सारी चीजें डिफरेंट वे, तो उस गाइडलाइन को फॉलो करोगे तो सिंपल आप सेफ रहोगे, नहीं तो फिर अनसेफ रहोगे, ठीक है। तो उसी तरीके से क्लाउड में भी अगर आप क्लाउड सर्विसेज को सेफ रखना चाहते हो, तो जो गाइडलाइन बनाया गया है बाय एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसको जस्ट यू हैव टू फॉलो, राइट। एग्जाम्पल जैसे फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड की बात करें, तो ये कुछ गाइडलाइन बनाया गया है, राइट। अगर हर जो फूड है वो आपका ये फॉलो करना चाहिए, राइट। तो ऐसे काफ़ी सारे स्टैंडर्ड बनाए गए हैं, ठीक है, हर एक चीज़ के लिए। सो क्लाउड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड इंश्योर डेटा इन द क्लाउड इट्स सेफ टू स्टोर एंड प्रोसेस। वाई क्लाउड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड आर नीडेड, ये क्यों जरूरत है, ये तो मुझे नहीं लगता आपको बताना पड़ेगा, राइट। आपका सारी चीज़ें वहाँ पे क्या होगी, प्रोटेक्ट होगा, और गवर्नमेंट रेगुलेशंस लॉ सेटिस्फाई हो रहेंगे, ट्रस्ट बिल्ड होगा बेसिकली क्लाउड प्रोवाइडर यूजर के बीच में। तो यस, दिस इज वाई कि ये क्लाउड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड आपका नीडेड है, ठीक। अभी नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आगे इसी में अभी कंटिन्यू करते हैं, कॉमन क्लाउड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स क्या क्या होते हैं, जो मैं बात कर रहा हूँ, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसे बनाएगा इस स्टैंडर्ड को, तो क्या क्या स्टैंडर्ड वहाँ पे बेसिकली है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पहला हमारे पास है आईएसओ, थोड़ा टेक्निकल टर्म है, याद रखना, आईएसओ आईईसी 27001 27017 27018 एक स्टैंडर्ड है बेसिकली, ठीक है। तो इसमें हर एक का मतलब है, लाइक ये जो स्टैंडर्ड है आपका, ये स्टैंडर्ड फॉर द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए है, इंश्योर करता है क्लाउड प्रोवाइडर हैज अ स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी कंट्रोल्स, और ये स्टैंडर्ड इंश्योर करता है फोकस ऑन क्लाउड स्पेसिफिक सिक्योरिटी गाइडलाइन, सबका अलग अलग यहाँ पे रोल है, ठीक है। और ये प्रोटेक्ट करता है पर्सनल डेटा इन द क्लाउड, और ये हो गया हमारे पास, ये एक स्टैंडर्ड था, इसमें ये तीनों हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है निस्ट, इसको पहले ही देख लिया है हमने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी, ये यूएस बेस्ड एक स्टैंडर्ड है विद साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, जो प्रोवाइड करता है, डिफाइन करता है कुछ आइडेंटिफाई
defines identity, protect, detect, respond, and recover steps. Cloud provider must have monitoring, backups, and recovery plans according to the this standard, National Institute of Standard and Technology. Okay, so next यहाँ पे है CSA Star, Cloud Security Alliance, right? Security, trust, assurance and risk. ओके, तो स्टार का देखो फुल फॉर्म यहाँ पे सिक्योरिटी, ट्रस्ट एंड एश्योरेंस एंड रिस्क, अ प्रोग्राम दैट रेट्स क्लाउड प्रोवाइडर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस। तो ये सारे कुछ स्टैंडर्ड हैं जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं और ये पूछे भी जाते हैं, ठीक है। कॉमन क्लाउड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स क्या क्या है, तो ये देखा हमने। निस्ट है ISO, ये 27001 है ऐसे करके, और CSA स्टार करके है क्लाउड सिक्योरिटी अलायंसेस, सिक्योरिटी, ट्रस्ट, एश्योरेंस एंड रिस्क। नेक्स्ट हमारे पास है PCI DSS करके है, पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है। ये क्या कहता है, स्टैंडर्ड फॉर प्रोटेक्टिंग पेमेंट फॉर द एंड कार्ड होल्डर डेटा इन द क्लाउड। तो ये इस रिलेटेड है, सबका अलग अलग स्टैंडर्ड यहाँ पे अलग अलग इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए, लाइक पेपल और स्ट्राइप मस्ट फॉलो PCI पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड को ये फॉलो कर रहे हो, ठीक है। और जैसे हमारे पास है हीपा करके है, हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट, US स्टैंडर्ड ये आपका है फॉर हेल्थ केयर एंड डेटा से हेल्थ केयर डेटा सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। GDPR जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, राइट। सो ये का पता नहीं कहाँ का ये लॉ है, राइट, इसमें मेंशन किया हुआ है। तो देखो चीजें देखो रटना नहीं है, सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे कुछ स्टैंडर्ड है आपको। आई थिंक ये यूरो का ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे ना आपको क्या करना है, ये स्टैंडर्ड जस्ट याद रखना है कि हाँ ये स्टैंडर्ड है और ये किन स्टैंडर्ड किसके लिए है, राइट। जैसे हीपा जो था, हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी, ये हेल्थ केयर डेटा सिक्योरिटी के लिए आपका स्टैंडर्ड बनाया गया है। ये चीजें पता है तो लिख नहीं पाओगे आप, बिल्कुल लिख पाओगे, ठीक है। GDPR जैसे ही ये प्रोटेक्ट करता है पर्सनल डेटा को, राइट। हाँ ये यूरोपियन का ही ये बेसिकली एक लॉ है, यूरोपियन सिटीजन के लिए बनाया गया है, ठीक है। एंड इसके बाद फेडरैम करके है, फेडरल रिस्क एंड ऑथराइजेशन मैनेजमेंट प्रोग्राम, ये US गवर्नमेंट क्लाउड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड ये आपका है। इफ अ क्लाउड प्रोवाइडर वांट्स टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द US गवर्नमेंट इट मस्ट बी फेडरैम सर्टिफाइड होना चाहिए, समझ पा रहे हो। यस, तो सबका अलग 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 गवर्नमेंट, अलग अलग कंट्री का अलग अलग डेटा को लेकर के, अलग अलग क्लाउड सिक्योरिटी को लेकर के लॉज यहाँ पे है, ठीक है। तो ये हमने देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ये क्लाउड सिक्योरिटी जो भी चल रहा था इसमें चैलेंजेस और ये कुछ स्टैंडर्ड्स, ये अच्छे से आपको पढ़ने हैं। अब यहाँ पे लास्ट टॉपिक है हनी पॉट, राइट। अब इसे आओ यहाँ पे समझते हैं क्या होता है आपका हनी पॉट। जस्ट अ सेकेंड। ओके, अभी देखते हैं कि भैया हनी पॉट क्या होता है। और ये देखो सिलेबस में नहीं दिया बट पूछा गया था, इस वजह से यहाँ पे मैंने सोचा कि मेंशन कर देना चाहिए, राइट। देखो हनी पॉट क्या है, ये बेसिकली बोल सकते हो हैकर को उनकी ही जाल में एक फंसाने का एक तरीका होता है, ठीक है। कैसे, हनी पॉट बेसिकली एक फेक सिस्टम होता है, बोल सकते हो फेक सर्वर होता है, एक फेक रिसोर्सेस होता है, राइट। जिसे कि अट्रैक्ट करते हैं हैकर्स को उन चीज को एक्सेस करने के लिए, और वो अपनी सारी जो एक्टिविटीज हैं वो उस चीज को हैक करने के लिए दिखा देते हैं, और वो एक्टिविटीज हमें पता चल जाती है, और उससे हम फिर चीजों को रियल सर्वर रियल सिस्टम को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। इट्स सिंपल लाइक कि क्या है कि आप जैसे अपने ही घर में मान लेते हैं एक लॉकर है, राइट। उसमें आप क्या करते हो, जैसे समझने के लिए कि चोर चोरी कैसे करता है, आप उस लॉकर में रियल पैसे नहीं रखे हो, राइट। आप उसमें चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया का रुपीज जो है वहां पे खूब भर के इस लॉकर में रखे हो। अब चोर चोरी करने आएगा तो समझ लोगे कि कैसे वो चोर चोरी करता है। बेसिकली उसकी एक्टिविटीज को आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे, देन समझ गए आप, समझ लिए कि क्या उसकी एक्टिविटीज है, कैसे वो चोरी करता है। अब जो रियल पैसा होगा ना उसे अब और सिक्योर तरीके से कर दोगे, ठीक है। बस वही है यहाँ पे, लेकिन ये थोड़ा क्लाउड में आ जाओ, यहाँ पे क्लाउड के टर्म में हमें समझना है। हनी पॉट एक फेक सिस्टम है, वही फेक सर्वर है, फेक रिसोर्स है जो क्रिएट किया जाता है ताकि हैकर्स अट्रैक्ट हो उस रिसोर्सेज उस सिस्टम को हैक करने के लिए। और जब हैक करने की कोशिश करें और उन्हें मिलेगा कुछ नहीं क्योंकि वो फेक सिस्टम है, लेकिन हमें उनकी एक्टिविटीज पता चल जाएगी कि कैसे वो चीजें हैक करते हैं, ठीक है। तो रियल चीजें हमें पता चल जाएगी तो हम अपने रियल सर्वर रियल सिस्टम को क्या करेंगे, बहुत सिक्योर कर लेंगे, ठीक है।
तो यही होता है सिंपल। टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ हनी पॉट्स क्या होता है? सो लो इंटरेक्शन हनी पॉट होता है, सिमुलेट ओनली बेसिक सर्विसेज लाइक फेक लॉगिन पेज बना देना, फेक डेटाबेस बना देना। तो ये एक लो इंटरेक्शन हनी पॉट होता है, राइट? इजी टू सेटअप, लेस रिस्की होता है, और इसी चीज को जब वो एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो उनका मैकेनिज्म, उनका मेथड्स, क्योंकि हैकर का भी जो माइंड होता है ना वो बहुत स्ट्रांग होता है, तो वो चीज बिल्कुल वी नो कि मतलब कि ट्राई करते हैं कि कैसे क्या मैकेनिज्म वो यूज करते हैं ताकि वो मतलब किसी का डेटाबेस एक्सेस कर पाते हैं, जिससे रियल डेटाबेस को प्रोटेक्ट किया जा सके। हाई इंटरेक्शन हनी पॉट है रियल सिस्टम विद ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन बट आइसोलेटेड होता है, तो लेट्स अटैकर स्पेंड मोर टाइम गिप्स डीप इनसाइड, और दिमाग लगा करके उसको हैक करने की कोशिश करें। तो सारी चीजें ओवरऑल उस एक्टिविटीज को वहां पे जस्ट मॉनिटर किया जाता है और उससे रियल सिस्टम को प्रोटेक्ट किया जाता है। सिंपल यही होता है। हनी पॉट प्रोडक्शन हनी पॉट यहाँ पे है, राइट? प्रोडक्शन हनी पॉट में प्लेस्ड इनसाइड रियल कंपनी नेटवर्क यूज्ड मेनली फॉर डिटेक्शन एंड डाइवर्शन, नॉट फॉर रिसर्च। अ फेक डेटाबेस इनसाइड अ बैंक क्लाउड्स टू डिस्ट्रैक्ट हैकर्स, राइट? रिसर्च हनी पॉट होता है used by security researchers to study hackers behavior, collects data about attackers pattern। तो वही ना कि अटैकर्स का जो पैटर्न होता है उसको ऑब्जर्व करना, और उस ऑब्जर्वेशन के बेस्ड पे जो रियल चीजें हैं उसको सिक्योर करना, ठीक है? तो यस, मालवेयर हनी पॉट हो गया हमारे पास, स्पैम हनी पॉट होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि ये हनी पॉट का एग्जैक्टली मतलब क्या था, ठीक है? राइट, ये हो आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है? और इसके कुछ टाइप्स यहाँ पे दिए हुए, 6 टाइप्स यहाँ पे। और और इसी तरह यहाँ पे हमारा ये यूनिट 4 भी बहुत अच्छे से हो गया कंप्लीट। नाउ लेट मी शो द सिलेबस, राइट? कि क्या सिलेबस में था, सारी चीज़ें, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं इस वन शॉट के अंदर। यूनिट 4 की मैं बात कर रहा हूँ, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी इन क्लाउड, राइट? सारे टॉपिक्स, इंटर क्लाउड, ये सारी चीज़ें जो भी आप देख रहे हो ना, अभी आप देखोगे तो लगेगा हाँ ये तो हमने पढ़ लिया है, ठीक है? तो यही है, सारे टॉपिक्स हमने यहाँ पे कवर कर लिए। कुछ भी इसके आउटसाइड आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है? परेशान नहीं होना है। तो इस तरीके से हो गया यूनिट 4 का कंप्लीट वन शॉट। देन लास्ट यूनिट बची है अभी, क्लाउड टेक्नोलॉजीज एंड एडवांसमेंट हडूप, राइट? ये है, और ये भी बहुत इजी यूनिट है। जब 4 यूनिट हमने अच्छे से पढ़ लिया, दिस इज द लास्ट यूनिट, कुछ भी नहीं है, राइट? इसको भी अच्छे से समझ लेंगे। और हाँ देखो, कमेंट प्लीज कर देना, क्योंकि अगर कोई भी डाउट होता है देन, राइट? और प्लीज लाइक करना, और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब करना, राइट? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉट में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।